ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। जैसे ही मुस्कान ने रोहित का नाम लिया तो रूही ने जल्दी से उसके पैर पे अपने पैर को रख के दबा देती है, जिससे मुस्कान की चीख निकल जाती है। फिर वो एक नजर रूही को देखती है, फिर अपने आसपास देखती है जहाँ पे सब लोग उसको देख रहे थे। तभी आर्यन बोला, ये रोहित कौन है? उसके सवाल को सुन मुस्कान को समझ आता है कि उसने क्या किया है। फिर वो जल्दी से बात को संभालते हुए बोली, रोहित कौन? रोहित? तभी ईशान बोला, अभी तो तुमने प्रिंसेस रोहित के नाम से धमकाया था। उसकी बात सुन मुस्कान झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने रोहित नहीं राही बोलने वाली थी, वो मेरी जुबान से जल्दी जल्दी के चक्कर में राही की जगह रोहित निकल गया। उसकी बात सुन अब किसी ने कुछ कहा। तभी ईशान बोला, लेकिन प्रिंसेस की दोस्त तो सिर्फ तुम हो न, फिर यह राही कौन है? ईशान के सवाल का जवाब देते हुए रूही बोली, भाई वो अभी कॉलेज में नई आई है, वो भी हमारी दोस्त से, इसलिए आप लोग अभी उससे मिले नहीं है। दूसरी तरफ अपने कमरे में आके इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। वो अपने आप से ओई बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? भला रूही को 3 साल पहले वाली बात कैसे याद है? जहां तक मुझे पता है अभी तक तो उस ड्रग्स को रूही के ऊपर असर कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, रूही मुझे से दूर नहीं जा सकती है। कितनी मेहनत से मैंने उसके मन में उसके भाई के लिए नफरत भरा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा नफरत मुझे से करती है। ये सब कहते हुए दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस वक्त उसके दिमाग सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे फिर से रूही को अपने कंट्रोल इन करे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसका सामना किसी नॉर्मल लड़की से नहीं होगा जो उस पे भरोसा कार्य थी। अब उसका सामना मौत की देवी डेविल क्वीन से होने वाला था, जो कभी भी अपने दुश्मन को आसानी से नहीं छोड़ती थी। दानिश अब रूम से निकलकर सीधा सुनीता जी के रूम चला जाता है, जहां पे सुनीता जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। तभी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पे गुस्से तमतमाता हुआ दानिश दिखता है। वो अपना फोन रखकर दानिश की तरफ देख बोली, दानिश तुम ये क्या रहा हो? उनकी बात सुन दानिश बोला, आपको पता है रूही को सब याद है कि आज से 3 साल पहले क्या हुआ, और अब वो मुझे से नफरत करती, हाँ मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। अपने कमरे में ही सुनीता जी यह सुनती है तो हैरान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रोज उसे वो ड्रग्स देते हैं जिसके बारे में सिर्फ हम 3 लोगों को ही पता है। उनकी बात सुन दानिश बोला, ये सब रूही को छोड़कर सबको पता है और वो लोग इस ड्रग्स का एंटीडोट भी ढूंढ रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि जिसे वो लोग ढूंढ रहे वो एक हवा की तरह, जो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ है, किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। इस ड्रग्स का सबसे खास बात ये ही, अगर इस ड्रग्स को बिना एंटीडोट को दिए ही बंद कर दिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। ये बोलते हुए दानिश के होठ पे एक मक्कारी भरी स्माइल आ जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी, यह लोग तो जिस ड्रग्स को रूही को दे रहे हैं वो ही इस ड्रग्स की ओनर है थी। भला वो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है? स्मर्क स्मर्क। वही दानिश की बात सुन सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती गई और थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोली, ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है उस ड्रग्स का? उनका सवाल सुन दानिश बोला, अगर उस ड्रग्स को बिना एंटीडोट के ही बंद कर दिया जाए तो वो ड्रग्स सीधा उस इंसान के दिमाग पे असर करता है, जिससे उस इंसान को इल्यूजन होने लगता है। 1 हफ्ते के अंदर ही उस इंसान को डेथ होने की चांसेज बढ़ जाती है। इसलिए अरमान आर्यन चाह कर भी उस ड्रग्स को रूही को देने से बंद नहीं करवा सकते। तभी सुनीता जी बोली, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो लोग खुद अपने प्यार और बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। उसकी बात वो दानिश हाँ में सिर हिला देता है। रूही इस वक्त अपने कमरे में थी। मुस्कान भी अब अपने हॉस्टल के लिए निकल गई थी। रूही अपने लैपटॉप पे अपनी माँ के कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रीड कर रही थी, क्योंकि कल उसे उसकी माँ के कंपनी को टेक ओवर करना था। रूही को अब पता चला कि उसकी माँ का कंपनी कोई और नहीं बल्कि रा इंडस्ट्रीज है, जो कि दुनिया के टॉप 10 में से 30वें पोजीशन पे आती है। रूही इस बात से बहुत इम्प्रेस थी कि उसकी माँ की कंपनी ने कभी भी अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। लेकिन तभी उसे एक मेल आता है, जिसे पढ़ने के बाद रूही की आंखें कोल्ड हो जाती है। रूही कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है।
उसके बाद रूही अपने लैपटॉप को बंद कर साइड टेबल पे रख देती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। थोड़े टाइम में रूही ने अपने वॉशरूम से बाहर आती है। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ स्किन टाइट जीन्स और ब्लैक कैट पहने हुए थी। रूही एक नजर टाइम देखती जहां पे इस वक्त रात के 9:30 हो रहे थे। रूही अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकल उसे खोलती है। उस बॉक्स में बहुत से हाई टेक गन रखे हुए थे जिसे देख रूही की आंखों में चमक आ जाती है। रूही उसमें एक गन निकलती है और उसे अपने पीछे बैग में खोस लेती है। उसके बाद वो बॉक्स को वैसे ही अपने बेड के नीचे रख कमरे से बाहर चली जाती है। रूही के बाल इस वक्त खुले हुए थे। उसके चलने से स्टाइल वो कोई क्वीन माफिया क्वीन लग रही थी। वही रूही जैसे ही विला से बाहर है उसके सामने 8 ब्लैक चमाती BMW खड़ी थी। तभी ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का बैक सीट ओपन करता है। रूही बिना किसी की परवाह किया उस कार में बैठ जाती है। उसके बैठे ही वो सारी कार का काफिला वहां से निकल जाता है। वही आर्यन किसी मुस्कान के कारण नींद नहीं आ रही को अपने बालकनी में खड़े एक तक चांद को ही देख रहा था। चांद को देखते हुए ही बोला, चांद तुझे ज्यादा खूबसूरत मेरा चांद है। उसे चांद में मुस्कान का हंसता हुआ चेहरे दिखाई दे रहा था। तभी आर्यन की नजर नीचे जाती जहां पे इतनी सारी कार को देख उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आया हो, लेकिन जब कोई उस कार से नहीं निकलता तो वो नीचे जाके चेक करने का सोचता है। वो अभी नीचे जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाहर निकलती लड़ी पे जाता है जिसे देख वो समझ जाता है कि यह रूही है। आर्यन कुछ सोचता है, फिर वो भी किसी को कुछ मैसेज कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन जल्दी से रेडी हो जाता है और फिर अपना फोन निकलता है तो उसपे किसी का मैसेज आया हुआ था। ये देख आर्यन जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। आर्यन जैसे घर से बाहर निकलता है उसे अपने गेट पे एक नजर आता है और वो अपना सरनामे हिलाते हुए कार की बैक सीट पे बैठ जाता है। फिर अपने बगल में बैठ इंसान को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी रात को मेरे घर आए क्या रहे हो? उसकी बात पे अरमान बोला, तुम अभी सिंगल हो ना इसलिए समझ नहीं सकते, इसलिए पहले शादी कर लो फिर समझ आ जाएगा। आर्यन अपनी आंखें बड़ी करके अपने सामने बैठे शख्स को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बात का कैसा जवाब दे, इसलिए वो चुप हो जाता है। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में 2 लोगों की गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। वो दोनों इंसान अभी एक दूसरे में गुम थे। तभी वो लड़की अपनी मदहोश भरी आवाज में बोली, बेबी कितना दिन हो गया ना, हमने अभी तक मेरी प्यारी बहन को परेशान नहीं किया है ना। तुम्हें पता है पहले मैं रूही को अपने उंगली पे नचाती थी, लेकिन अब देखो वो कैसे खुद को कहीं की रानी समझ रही है। ऊपर से वो अरमान भी उसके साथ है। अगर हमने कोई भी कदम उठाया तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। उसके साथ जो लड़का था वो सूरज था। प्रिया की बात सुनता तो उसके सामने अरमान और रूही के मुस्कुराता हुआ चेहरे दिखाई देने लगता है, जिसे सोचकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया के साथ और वाइल्ड हो जाता है। सूरज अपने दांत को पीसते हुए बोला, बस 2 दिन और उसके बाद फ्रेशर पार्टी के बाद रूही को इज्जत भी नहीं देगा। उसके बाद फिर मैं उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। वैसे भी वो तो मुझे से कभी शादी करेगी नहीं, लेकिन इस दिन उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे सूरज की साजिश से क्या बच पाएगी, कि रूही या फिर हो जाएगा सूरज खुद बर्बाद। सूरज प्रिया की तरफ देख बोला, अगर हम रूही को अपने हाथ में फिर से करना है तो हम उसके दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। उसकी बात सुन प्रिया अपने सिसकी को जारी रखते हुए बोली, तुम कहना क्या हो? उसकी बात पे सूरज अपने होठ पे मक्कारी भरी स्माइल को लिए बोला, सानिया हमारी मदद करेगी? उसकी बात सुन प्रिया उसको कंफ्यूजन से देखने लगी तो सूरज बस एक डेविल स्माइल कर देता है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। एक बार फिर से उस कमरे में सिर्फ सिसी की आवाज गूंजने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन और अरमान एक विला के सामने खड़े थे। उन्हें अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन एक नजर अरमान को देखता है जो कि एक तक विला को ही देख रहा था, लेकिन तभी आर्यन देखता है कि अरमान बिना जाए ही जा रहा। उसे देख वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान अंदर जाने की बजाय बाहर जी तरफ वापस क्यों जा रहा। इसलिए वो आर्यन के हाथ को पकड़ के बोलता है, अरमान तुम बाहर क्यों जा रहे हो? हम अंदर जाना चाहिए। उसकी बात सुन अरमान नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं आर्यन हम अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस रूही हम दूर जा सकती है। इसलिए जब तक वो खुद हमें अपने साथ अंदर नहीं लेकर जाती तब तक तुम नहीं जानते हो। लेकिन रूही के ऐसे बहुत से राज है जो हम पता नहीं है, और मैं अभी जाना भी नहीं चाहता हूँ जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं आर्यन को भी अरमान की बात सही लगती है, इसलिए वो भी अंदर नहीं जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं।
इधर विला में रूही किसी क्वीन की तरह एक क्वीन साइड सोफे पे बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था। उसने अपनी आंखों में एक हरा लेंस लगा हुई थी जिसे उसकी नीली आंखें ढकी हुई थी। उसके सामने इस वक्त दो लोग दर्द से तड़प रहे थे। वही साइड में दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन दोनों के हाथ में ग्राम सालिया था जो कि इतना ज्यादा ग्राम था कि उसके ऊपर का हिस्सा पूरा लाल दिख रहा था। रूही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, बहुत शौक है न तुम्हें लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना, उनका वीडियो बना ब्लैकमेल करना। तुम लोग की वजह से ना जाने कितनी ही लड़की सुसाइड कर लेती है और कितनी तो अपने जिंदगी के उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाती है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे लगता जब एक लड़की को तुम जैसे लोग उन्हें उनके बिना मर्जी के छूता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है, इसी के साथ वो कुछ इशारा करती है। यह वही दोनों लड़के थे जो कि रूही के कंपनी से कुछ डिजाइन को चुरा था, जिन्होंने लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनका वीडियो बना लेते थे। रूही का इशारा मिलते ही उनमें से एक गार्ड बाहर की तरफ चला जाता है। थोड़े टाइम वहां पे 2-3 लड़के आते। रूही, उन लड़की को ले जाओ इन्हें और इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक यह मार नहीं जाते हैं। फिर वो अपने गार्ड्स की तरफ देख बोली, उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर एक बार लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही होता है और जो उससे जबरदस्ती करेगा उसका हाल इस भी बदतर हो सकता है। उसके बाद रूह वहां से निकल जाती है और सीधा अपने कार में बैठ राजवंश विला में चली जाती है। वही आर्यन कब से रूही का ही इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा परेशान भी नजर आ रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही इतनी रात को वहां क्यों गई थी और अरमान अंदर क्यों नहीं गया था और उसके पास इतनी एक्सपेंसिव कार कहां से आई थी। लेकिन जब उसने रूही की कार को विला गेट पे रुकते ही उसने उससे तरफ देख जहां से रूही निकल सीधा विला में जा रही थी। रूही को ठीक देखा तो वो चैन की सांस लेता है। रूही अभी अंदर एंटर करती उसे पहले ही पीछे से एक आवाज आती जिसे सुन वो अपने पीछे देखती है। आर्यन की नजर भी उसके पीछे चली जाती है जिसे देख वो शॉक हो जाता है। वो अपने आप से ही बोला, रॉकी ये तो क्वीन का सबसे भरोसेमंद इंसान है। उसके बाद वो ध्यान से उन लोग को देखने लगता है। रॉकी रूही के पास आते हुए बोला, बॉस मुझे अभी अभी न्यूज मिली, 1 हफ्ते बाद स्टीफन इंडिया आ रहा। यही नहीं, उसने इस बार 250 टोन्स के ड्रग्स को इंडिया लाने वाला है और वो ड्रग्स क्लून में सप्लाई होंगे। यही ही नहीं बॉस, वो लोग जो ड्रग्स को इंडिया में लाने वाले ये हमारे इंडिया के गैंगस्टर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद सुन रूही अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है। वही बालकनी में खड़े आर्यन को उन लोग की बात तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो हैरान इस बात से था कि रॉकी ज्यादा टाइम सिर्फ क्वीन के इशारे पे ही काम करता था, लेकिन आज वो यहाँ आर्यन का दिल बार बार उसे संकेत दे रहा था कि रूही ही क्वीन है, लेकिन वो अपनी बात से खुद ही मुंह मोड़ ले रहा क्योंकि वो नहीं चाहत कि ऐसा हो। अंडरवर्ल्ड की दुनिया बहुत ही खतरनाक थी। अंडरवर्ल्ड पे किंग या क्वीन होते थे जिसके इशारे पे अंडरवर्ल्ड काम करते थे और जो भी उनके बनाए नियम तोड़ता था उनकी मौत सिर्फ एक ही होती थी, वो है मौत। इस काली दुनिया में हमेशा से ही पावर वार पोजीशन के लिए लड़ाई की जाती थी, लेकिन जो भी उस पावर और पोजीशन के काबिल होता था जीत उसी के होती थी। आर्यन को सबसे पहले ये पता करना था कि अरमान इस बारे में कुछ जानता है कि नहीं, और दूसरा ये कि रूही अंडरवर्ल्ड की क्वीन कैसे बन गई। इस वक्त रूही की आगे 21 साल थी, लेकिन रूही ने अंडरवर्ल्ड में कदम कब रखा यह उसे पता नहीं था। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब आर्यन अपने बेड पे लेट जाता है और इन्हीं ख्यालों में गुम उसे रात के किस पहर में नींद खुली उससे पता नहीं चला। वही रूही जैसे ही अपने कमरे पहुंची तो उसकी नजर सीधा अरमान पे गई, जिसे देख उसने जल्दी से अपने जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है। एक यही तो इंसान था जिसके सामने उसकी ताकत भी हथियार डाल देती थी। रूह बिना किसी आवाज के सीधा वॉशरूम में चली गई क्योंकि उससे पता था अरमान जागा हुआ है। रूही को इसलिए पता था क्योंकि उसके पिछले जन्म में रूही ने देखा था कि अरमान जब भी अकेले होता था तो उसे नींद नहीं आती थी, जिस कारण वो रूही के सोने बाद हमेशा ही उसके कमरे उसको अपनी बाहों में भर लेता था, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाती थी। रूही जल्दी से वॉशरूम में अंदर चली जाती और दीवार से सट जाती है क्योंकि उसे पता था आज अरमान उसे छोड़ने वाला नहीं है। इतना सोच वो जल्दी से शॉवर लेने चली जाती है, लेकिन एक बार फिर से वॉशरूम का डोर खुलता है और अरमान अंदर आता। वही इस बात से बेखबर रूही शॉवर के नीचे खड़ी थी और अपने आप को क्लीन कर रही। अब तक अरमान भी रूही के पीछे आ चुका था और उसने अपना एक हाथ से रूही के कमर को पकड़ लेता है। यह एहसास होते ही रूही बिना पीछे मुड़े ही वो जल्दी से अपने हाथ को बढ़ा के साइड से टॉवल ले लेती है और उसे अपने आप को कवर कर लेती है और जल्दी से पीछे पलटी है। अरमान जो को अब तक रूही के बालों को स्नीफ कर रहा था, रूही के मुड़ते ही उसके होठ रूही के माथे से टच हो जाते हैं।
जिसे रूही की बॉडी में एक सिरहन सी होने लगती है। रूही अरमान की आंखों में देखती, जो कि हमेशा ही इमोशनलेस होता था। आज उसमें रूही को उसमें अपने लिए डिजायर साफ दिख रही थी। रूही अरमान की तरफ देख अपनी हकलाती आवाज में बोली, अरमान, तुम यहाँ प्लीज बाहर जा। ममम रूही आगे कुछ बोलती, अरमान उसके हाथ पे अपने होठ रख उसको किस करने लगती है। उसकी किस बहुत ही पैशनेट थी। आज रूही को उसकी किस में अलग ही कशिश और जुनून महसूस हो रहा, जिसमें उसको खो देना डर हो। रूही कुछ नहीं करती है, वही अरमान के हाथ अभी भी उसकी बॉडी पे घूम रहे थे। अरमान ने उसके हाथ को अपनी गर्दन के पीछे ले जाके लपट देता है। समय के साथ रूही भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। उसके हाथ भी अब अरमान के बालों में घूमने लगता है। अरमान ने अब तक रूही के टॉवल को उसके बॉडी से अलग कर दिया था, जिसे अब उसके सामने रूही के पूरी न्यूड थी। अरमान साइड से बॉडी वॉश लेकर उसे रूही के बॉडी पे लगाने लगता है। धीरे धीरे उनकी किस को 25 मिनट चलती है, जब रूही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसे समझ के आम रूही को छोड़ देता है। उसके बाद रूही को क्लीन करता है। रूही भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि अरमान उसका पति था, उसका हक था। रूही को क्लीन करने के बाद एक बार फिर से अरमान रूही को कोस करने लगता है। उसको फिर से बेचैनी ने घेर लिया था, जिस कारण एक फिर से अरमान रूह पे हावी होने लगा था। अरमान अब अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए रूही के गले पे किस और बाइट करने लगता है, जिससे रूही की सिसकी निकल जाती है, जिस सुन अरमान थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों शॉवर से बाहर निकलते हैं। अरमान ने इस वक्त रूही को अपनी गोद में लिया हुआ था। रूही बस एक तक अरमान को देख रहे थी। इस वक्त उसके चेहरे ले लाली की चमक थी। रूही इस बात से बहुत खुश थी कि अरमान को खुद पे सेल्फ कंट्रोल था, इसलिए उसने आज अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लिया और अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। अरमान रूही को लेकर सीधा वार्डरोब में चला जाता है और उसे वहां बैठा देता है और खुद बाहर चला जाता है। रूही अरमान को जाते हुए देखती है, उसके बाद फिर अपने नाइट सूट को पहन लेती है। रूही जो अभी भी वॉशरूम लिए हुए घटना को याद कर ब्लश करती थी, जिससे उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। रूही अपना नाइट पहन के अपने वार्डरोब के रूम में बने हुए ड्रेसिंग टेबल वो जाती है और अपना नाइट रूटीन करने लगती है। रूही को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अरमान की फेस ऑफ करे। फिर खुद को समझते हुए बोली, रूही मान तेरे हस्बैंड है और के हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी उसको अपने कमरे में कदम रखने में भी शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल के वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां पे अरमान इस वक्त सोफे पे बैठ था और अपने फोन में मेल्स को चेक कर था। रूही जैसे ही कमरे आती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। उसकी नजर सामने सोफे पे बैठे अरमान पे जाती है। अरमान ने इस वक्त ब्लैक सिल्क का शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उसके माथे पे बिखरे हुए उसके बाल, उसकी गजल आंखों को ढकी हुई उसकी घनी पलकें उसके देखते हुए रूही अपने मन में बोली, हाय कितना हैंडसम है मेरे मान भागे ने, सारे रिसोर्सेस को इन्हें बनाने में ही लगा दिया है, किसी की नजर न लग जाए है। तभी उसकी सोच से बाहर लेट हुए अरमान बोला, कैसे नजर नहीं लगेगी मुझे, जब मुझे मेरी पत्नी ही घूर के देख रही है तो नजर लगना पक्का है। अब जो रूही अरमान के हैंडसम फेस में खोई हुई थी, वो एकदम से अरमान की बात सुन चौंक जाती है, लेकिन फिर उसकी बात का मतलब समझ उसको घूरने लगती है। रूही अरमान की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे देखने से आपको नजर लग जाएगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप बिल्कुल भी ज्यादा हैंडसम नहीं हो। रूही के मुंह से खुद के लिए यह बात सुन अरमान उसको घूर के देखता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने फोन उसके सामने कर देता है। रूही पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके फोन में देखती है जहां पे वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन सर्च किया हुआ और उसके आंसर में अरमान मालिक इस मोस्ट हैंडसम मैन नाम लिखा हुआ था, जिसे देख अब रूही को खुद पे ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी तरफ देख बोली, वो लोग जरूर अंधे होंगे जिन्हें आप हैंडसम लगते हैं। ये सब बोलते वॉल्ट रूही के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट लग रही थी। रूही की आंखों में एक शरारत थी, उसकी होठ का पाउट बना हुआ था, जिसे देख अरमान बिना देरी किए रूही उसके होठों पे अपने होठ को रख देता है और उसको किस करने लगता है। अरमान ये किस बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करते हुए ही सीधा बेड पे आता है और रूही को लिटा देता है। इन सब में किस ब्रेक नहीं हुआ था। अरमान रूही को लगातार किस करते हुए ही उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अरमान अपना भार रूही के नाजुक शरीर के ऊपर नहीं डालता है। ऐसे दोनों एक दूसरे को लगभग 25 मिनट बाद छोड़ता। जब उसे महसूस होता तो रूही लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। सांसें तो अरमान को भी तेज चल रही थी कि लेकिन उसके अंदर से बेचैन होने लगता है, इसलिए वो अपना सर रूही के गले में और लंबी लंबी सांसें लेते हुए रूही को फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगते हैं।
तभी पार्टी में एंट्री होती है प्रिया की। सूरज के हाथ में अपने हाथ डाले अंदर आ रही थी। आज उसने ब्लू ऑफ शोल्डर डाउन पहने हुए थी। उसके गाउन के एक साइड उसके थाई कट लगा हुआ था जिसमें उसके गोरे पैर बहुत ही साफ दिख रहे थे। चेहरे पे मेकअप जो कि भर भर के लगे हुए थी। गले में डिमांड का पेंडेंट, हाथ में डिमांड का ब्रेसलेट थे, पैरों में हाई हील्स था। उसके सबकी बस एंटारिंग पे ही टिकी हुई थी जिस पूरे हॉल पे शांति फैली हुई थी, जिसे प्रिया को ऐसा लग रहा था कि आज वो इस पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। यह सोचकर वो अंदर आती है, लेकिन फिर जब वो देखती कि अभी भी सबकी नजर एंट्रेंस पे है तो वो सूरज की तरफ देखती है तो उसकी नजर भी एंट्रेंस गेट पे ही होती है। जिसे वो देखती है, उस तरफ देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, जलन और किसी की जान लेने की तलब दिखाई देती है। गुस्से से उसका चेहरे लाल हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही सबकी नजर अभी भी सामने एंट्रेंस पे, जहां पे रूही, राही और मुस्कान खड़ी थी। आज तीनों ही स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह दिख रही थी। सबकी नजर उन तीनों पे ही रुकी हुई थी। रूही ने आज ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन के पहनी हुई थी। कमर के पास से बना बना घेरा उस गाउन को एक प्रिंसेस लुक दे रहा था। उसके गले में एक हार्ट शेप का डायमंड नोट का पेंडेंट पहने हुए थी। हल्के मेकअप के साथ रूही बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसके एक साइड राही खड़ी थी जिसके हाथों पे हमेशा की तरह प्यारी सी स्माइल थी। हल्के मेकअप के साथ उसने भी गाउन पहना थी, हाथों में ब्रेसलेट, गले में सिंपल सा ब्रेसलेट, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि उसने डायमंड लगा था। हल्के मेकअप के साथ वो आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मुस्कान भी आज रूही और राही की तरह वो भी रेडी हुई थी। कहने को तो मुस्कान मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन रूही के साथ काम करने की वजह से आज दुनिया में मुस्कान और राही का नाम बनाया था। रूही ने कभी भी मुस्कान और राही को अपने बहन से कम नहीं माना था। तीनों एक दूसरे की देखते हैं, उसके बाद अंदर एंटर करते हैं। सबकी नजर बस उन तीनों पे ही टिकी हुई। जहां लड़कियों के नजर में उन तीनों के लिए जलन थी, तो वही लड़कों की नजर में वो तीनों किसी एंजल से कम नहीं लग रही। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, भाई क्या ये लड़कियां भी हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है या फिर ये लोग कहीं यहाँ पे गलती से तो नहीं आ गई? तभी दूसरा लड़का बोला, नहीं वो बीच वाली लड़की को देख रहे, ये वही है जिसने ब्लैक ईगल गैंग को कुत्ते की तरह मारा था। यही नहीं, इसने उन्हें इतना बेइज्जत किया कि उन लोगों ने कॉलेज भी छोड़ दिया। ऐसे ही बहुत सी बातें वहां पे गूंज रही थी। रूही जैसे जैसे अंदर आ रही, उसके अंदर का चर्म और एलिगेंट रॉयल ऑरा सबको महसूस हो रहा था। एक लड़का रूही को देखते हुए बोला, हाय काश कोई जादू हो जाए और बीच वाली मेरी हो जाए। उसके बगल वाला, हाँ और उसके बगल वाली मेरी देखो तो कितनी प्यारी लग रही है पिंक गाउन में। वही साइड में प्रिया के साथ खड़ा सूरज अपने मन में बोला, आज रात तुम मेरी हो जाओगी, फिर देखता हूँ कैसे तुम खुद को बचती हो। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे बहुत गंदी स्माइल आ जाती है। उसकी आंखों में रूही को लेकर लस्ट साफ दिख रही थी। रूही, मुस्कान और राही एक तरफ जाके अपने में ही बातें करने लगते हैं। तभी उनके फोन मैसेज आता है। तीनों मैसेज देखते हैं तो यह मैसेज कॉलेज के ग्रुप में था कि उन्हें बैक स्टेज पे जाना है, जिन्होंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जिसे पढ़कर रूही, मुस्कान और राही तीनों ही बैक स्टेज पे चले जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। रूही, राही और मुस्कान बैक स्टेज पे आते हैं, जहां पे उन्हें अपने कॉलेज के सीनियर्स दिखाई देते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को फंक्शन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वैसे तो रूही को इस इंस्ट्रक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके पिछले जन्म में भी रूही ने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रिया ने उसके ड्रेस में इचिंग पाउडर मिला दिया था, जिस कारण रूही के पूरे बॉडी पे खुजली और रशेज होने लगे थे। इसके साथ उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी कॉलेज में, जिस बात का ज्यादा उठा के प्रिया के दोस्त हमेशा से उसको बुली किया करते थे और रूही उनको कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि प्रिया हमेशा ही उनको बचा लेती थी। लेकिन रूही ने सोच लिया था कि एक बार फिर से इंसल्ट होगी, मजाक बनाएगा, लेकिन वो इंसान खुद रूही नहीं बल्कि प्रिया होगी। रूही, राही और मुस्कान को कुछ बोल वहां से चली जाती है। राही और मुस्कान के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। आखिर वो यहाँ आते भी तो इसी काम के लिए थे। उसके बाद सभी लोग ऑडिटोरियम में वापस आते हैं। तभी कॉलेज के डीन जल्दी से मैन की तरफ जाते हैं। उनके पीछे सीनियर्स और कुछ टीचर भी। सभी लोग जब मैन एंट्रेंस की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पे 3 लोग नजर आते हैं, जिन्हें डीन और उनके साथ के लोग ग्रीट कर रहे थे। जैसे ही रूही की नजर बीच वाले इंसान पे जाती तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो बस बिना पलके झपकाए ही उस तरफ देख रही थी। डीन और सभी सीनियर्स के साथ टॉर्चर अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए बुके को आगे करते हुए उनका वेलकम करते हैं और उन्हें उनकी स्पेशल सीट पे बैठा देता है।
अरमान और ईशान की नजर तो बस रूही को ढूंढ रही थी, तो वही आर्यन की नजरें तो रूही के साथ साथ मुस्कान को भी तलाश रही थी। आर्यन अपने आप से बोला, पता नहीं ये प्रिंसेस और मेरी स्वीट हार्ट किधर है। तभी सामने स्टेज पे एक सीनियर अपने हाथों में माइक पकड़ के आता है और बहुत ही एनर्जेटिक टोन में बोला, हेलो फ्रेशर्स। उसकी आवाज सुन सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। जितने भी लोग पार्टी में शामिल थे वो सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। तभी किसी ने जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, मयंक तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। जैसे ही मयंक ने ये सुना वो हंसने लगता है, क्योंकि मयंक इस कॉलेज मोस्ट हैंडसम बॉय था। ऊपर से वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मयंक ने आज रोज पिंक सूट पहना था, उसके बाल सलीके से सेट थे, उसकी हेजल ग्रे आइज किसी को भी खोने पे मजबूर कर दे। उस लड़की की बात सुन लड़कियों हूटिंग करने लगती है, तो लड़के थोड़े से जलन होती है, क्योंकि आज की पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर्यन, अरमान, ईशान थे, लेकिन अब तो मयंक भी था। मयंक सभी को शांत करते हुए बोला, थैंक यू गाइज, बट आज की ये पार्टी आप लोग के लिए है, इसलिए आज की इस पार्टी के में अगर कोई सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल अगर कोई लग रहा तो वो आप लोग हो, क्यों है ना। मयंक के बात पे लड़कियों थोड़ा शर्मा जाती है, तो वही लड़के अब थोड़ा सेटिस्फाई फील कर रहे थे। Say guys, let's enjoy today night with some dance performance, but there is a some twist is that आज की इस डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ जो भी परफॉर्मेंस होगी वो एक कंपटीशन के की तरह होगा। जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा, साथ ही कॉलेज ट्रिप्स को एंजॉय करने को मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही सबने ये सुना उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता था ये कॉलेज कभी भी अपने स्टूडेंट को ट्रिप्स लेकर डिफरेंट प्लेस पे लेकर जाते हैं, जहां पे स्टूडेंट को कुछ सीखने का मौका भी मिलता था, और ये ट्रिप बहुत ही कॉस्टली होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस को, जो कि करने वाली है ग्रुप आरआरएम। जैसे ही सबने इस ग्रुप का नाम सुना सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था आखिर ग्रुप आरआरएम किसका ग्रुप है। अभी सब लोग सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली हाथ है। 2 मिनट बाद स्टेज पे 2 लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने ने ब्लैक क्रॉप के साथ व्हाइट कोट पहने हुए थे। हैक नीचे उन लोग ने ब्लैक शाइनी जीन्स पहने हुए थी, उसने वो लोग बहुत ही हॉट लग रही थी। तभी पीछे से म्यूजिक स्टार होती है। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट जाती है, मैं पी रुठिया यार मनवानगी, हर चिलमन फूक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। अचानक सबकी नजर ऊपर की तरफ जाती है, जहां से रूही हवा में एक बड़े से पर्दे को पकड़ के नीचे आ रही थी। रूह की एंट्री से सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सभी लोग जोर से हूटिंग करने लगते हैं। वही अरमान की नजर तो ना जाने कब से रूही के ढूंढ रही थी, लेकिन अब कहीं उसकी आंखों सुकून मिला था। रूह ने भी इस वक्त मुस्कान AHR राही की तरह ही ड्रेस पहना हुई थी। उसके बाद वो लोग अपना डांस कर देती है। मेरे माहिया जानम कि मैं करिया नमी दनम, सब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नबी दानम। मेरे माहिया जानम कि मैं करिया नमी दनम, सब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नबी दानम। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया, मेरे यारा अंखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम। रूही, मुस्कान और राही की डांस में बहुत ही ज्यादा सटीक और परफेक्ट थे। उनके मूव एकदम एक दूसरे से मैच कर रहे थे। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ आरआरएम आवाज गूंज रही थी। तभी रूही, मुस्कान और राही अपने व्हाइट जैकेट को निकल देते हैं और अपने डांस को कंटिन्यू करते हुए लिपसिंग कर है। मैं तो पहन के साफा केसरिया जुगनी जोगन बन जाऊं, सुरमे दे काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मैं तन सहर दी ठंडी शबनम हा। गुलशन का इत्र चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूं, मैं पर्वत भी चीर दिखाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। बेखुदी में तू खुदी का जरिया जरिया, मेरे यारा झालर मैं सितारों का चांद वर्ग तू यारम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नामी दानम। शाब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगिया नामी दानम। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली,
नी मैं कमली कमली मेरे यार दी नी मैं कमली कमली। थोड़े टाइम में उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर रूही की टीम को देख रहे थे। आज उन लोगों ने जैसा परफॉर्मेंस किया था वो सच में काबिले तारीफ था। जैसे ही सब लोग उसमें खोए हुए थे, लेकिन कोई और भी जो कि राही को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। जब से राही स्टेज पे आई थी तब से हमारे ईशान की ट्रॉफी देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर अरमान मालिक के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल उन्हें इनका रिवार्ड देगी। इसको के साथ अरमान और प्रिंसिपल स्टेज पे आते हैं। उनके आते ही सीनियर अरमान के हाथ में एक ट्रॉफी देते हुए बोले, सर प्लीज। उसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोले, गिव ए बिग हैंड तो और किस प्रिफेक्ट मिस रूही राजवंश। अपना नाम सुन रूही जो पहले ही स्टेज पे खड़ी अपनी सोच में गुम थी वो सेंस में आती है और सीधा अरमान की तरफ बढ़ जाती है। उसके चेहरे पे इस वक्त एक फेक स्माइल होते हैं क्योंकि वो अरमान से बहुत गुस्सा होती है, जिसे अरमान समझ जाता है। उसके चेहरे पे एक ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसे अपनी इस माफिया क्वीन को जो मनाना था, इसका गुस्सा वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। अरमान रूही को ट्रॉफी देता है। अरमान जल्दी से ट्रॉफी देने के बहाने रूही का हाथ पकड़ के आपने धीमी आवाज में बोला, उफ वाइफी तुम्हारा ये गुस्सा तो तुम्हें और कातिल बना रहा है। दिल कर रहा कि तुम्हें यही सबके सामने किस कर लूं। अरमान की बात सुन रूही उसे घूर के देखती है, फिर प्रिंसिपल पास चली जाती है जो उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, जिसे सबकी नजर उस बॉक्स पे चली जाती है। रूही जब उस बॉक्स को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है जो कोई नहीं देख पाता है सिवाय अरमान के। वही रूही उस बॉक्स को हाथ में लेते हुए बोली, प्रिया ये मेरा दूसरा वार है तुमसे तुम्हारी चीज को छीनने का। भले ही किसी को नहीं पता हो इस बॉक्स में क्या है, लेकिन ये रूही को पता था कि इसके अंदर एक 50 लाख का चेक है। उसके पिकल लाइफ में भी ये बॉक्स था, लेकिन इस बॉक्स को लेने वाले सूरज और प्रिया थे, जिसे देख प्रिया ने इस पैसे को 2 ही दिन में खत्म कर दिया था। अरमान अभी अपने सोच में ही गुम था कि तभी उसे सीनियर होस्ट की आवाज आती है जो प्रलय को इनवाइट कर रहा था। अरमान अपने सामने देखता है तो उसे अपने सामने एक हैंडसम लड़का दिखता है। अरमान उसे की अवार्ड करता है, लेकिन इस वक्त उसका चेहरे पे कोई भाव नहीं था। इसी के साथ अब डांस एक्टिविटी के विनर और सिंगिंग एक्टिविटी के विनर को भी अवार्ड देते हैं जो कोई और नहीं मुस्कान और राही थे। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। रूही भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी उसे प्यास लगता है और एक साइड पानी पीने के लिए जाती है। तभी एक वेटर वहां से गुजर रहा, जिसे देख रूही अपने हाथ दिखा उसको रुकने का बोल देती और उसके ट्रे से एक जूस का ग्लास उठा उसको पीने लगती है। वही साइड में खड़ा सूरज उसको ही देख रहा था। अरमान अवार्ड सेरेमनी खत्म होते ही निकल जाता है। उसका अभी इसी होटल के मीटिंग रूम उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, जिस कारण वो वहां चला जाता है। नीचे पार्टी हॉल में अचानक से रूही का सर घूमने लगता है, जिसकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वही सूरज जल्दी से अपने हाथ में पकड़ वाइन को पी लेता है और रूही के पीछे जाने लगता है। रूह अभी वॉशरूम जा ही रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। रूही जब अपना सर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने अपने होठों पे हवस भरी मुस्कान लिए सूरज खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। सूरज को देखते ही रूही गुस्से से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने की? छोड़ो मेरे हाथ को, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोल वो अपने नाखून उसके हाथ में चुभा देती है, जिसे कारण सूरज को बहुत दर्द होता है। वही दूसरी तरफ प्रिया जो अपनी इंसल्ट के कारण वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो बार के पास खड़ी ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रही थी। तभी उसी बार एरिया पे एक लड़का आता है जो काफी हैंडसम लग रहा था। वो लड़का अपने लिए एक वाइन मंगवाता है और वही खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठी प्रिया पे जाता है जो उसे ही देख रही थी। वो लड़का प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम यह अकेले क्या कर रही हो? उसकी बात पे प्रिया उसे अपनी नसीली आंखों से देखते हुए अपने होठों पे दिलकश मुस्कान लिए बोली, मैं तो कब से तुम्हें ही देख रही थी। उसके बाद वो उसके कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़का एक बार प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। अब उसकी आंखों लस्ट साफ दिख रहा, जिसे प्रिया साफ देख पा रही थी। दोनों बार एरिया से निकल उसकी होटल के कमरे में चले जाते हैं। थोड़े टाइम उस पूरे रूम का माहौल ग्राम हो चुका था। दूसरी तरफ सूरज भी रूही को अब तक गहते हुए एक रूम में आ गया था। सूरज रूही को रूम में लेट ही उसको बेड पे धक्का दे देता है, फिर अपने होठों पे जीभ घूमते हुए बोला, कितना अजीब है, आज रात तुम्हारे साथ मजे में करूंगा और कल सुबह तुम्हारे साथ इस बेड पे कोई और होगा जिसका साथ पूरे इंडिया तुम्हें साथ देखेगी और उस वक्त बनेगा रूही राजवंश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद वो रूम का डोर क्लोज कर देता है और रूही के करीब चला जाता है।
अगली सुबह 2 रूम के बाहर बहुत से मीडिया और प्रेस वाले खड़े होकर दरवाजे का डोर जोर जोर से पीट रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल RGA था। तभी दोनों के रूम के पास कोई आया जिसने सभी लोग के बीच में से आके वो भी दूर नॉक करने लगा। उसके बगल में खड़ा लड़का जिसने इस वक्त एक कैमरा पकड़ा हुआ था, वो नॉक कर रहे लड़के को देख आई विंक कर देता, जिसे समझ वो दूसरा लड़का डेविल स्माइल करता है और अपने पैंट के पॉकेट से एक की निकल दरवाजा खोल देता है। उसकी इस हरकत पे किसी की नजर नहीं जाती है क्योंकि कैमरा पकड़े इंसान ने दूर खोलने वाले इंसान को हाइड कर लिया था। सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं तो सामने बेड पे 2 लोग थे जिन्होंने ने इस वक्त खुद को सिर्फ एक व्हाइट पतली ब्लैंकेट से खुद को ढक रखा था। पूरे कमरे में मीडिया वालों की आवाज आ रही थी जिसे सुन वो दोनों लोग उठ के गए। इस वक्त सूरज के चेहरे पे हैरानी थी। उसने एक नजर खुद को देखता जो इस समय पूरा नेक्ड था, इसलिए जल्दी से अपनी पैंट उठाई जिसे देख सभी मीडिया वाले कुछ पल के पीछे मुड़ गए थे। वही सूरज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको आज ये पे रूही के साथ नहीं होना था। उसके प्लान के मुताबिक वो पहले रूही के साथ वो सब करता, उसके बाद रूही के पास किसी और लड़के को भेज देता जिसे रूही की बदनामी होती, लेकिन अब उसका प्लान उल्टा हो गया। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ जाती है। वो अभी अपने सोच में गुम ही था कि तभी उसके कान में एक लड़की आवाज आती है, मिस्टर मल्होत्रा, क्या अभी जो हम देख रहे क्या वो सच है? क्या सच में इस तरह के इंसान है? आप ऐसे कब से हो गए हैं? क्या आपके घर वालों को इस बारे में पता है? सूरज कंफ्यूजन से उन्हें देख रहा था, लेकिन फिर उसने अपने बगल में देखा जहां पे एक लड़का अपने चेहरे पे अजीब सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा। बूम बैंग की आवाज के साथ सूरज नीचे जमीन पे गिर गया। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। सूरज को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे किसने ने उसके ऊपर ग्राम ग्राम तेल गिरा दिया हो और ये मीडिया वाले उसके उस जले पे नमक डाल रहे हो। वो अभी इसे महसूस कर रहा था कि तभी उसके सामने एक लड़का आते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, तो आपका क्या कहना है? आपको को कब पता चला कि आप गए हैं और आपकी की फैमिली का क्या रिएक्शन है और अब आप इस अबला लड़के के साथ क्या करने वाले हैं? आप जैसे उसकी जिम्मेदारी उठने वाले हैं। उसकी सवाल सुन सूरज ने इरिटेट हुए होते हुए बोल, तुम अपनी बकवास बंद करो और मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये सब झूठ है। सूरज की बात सुन वो लड़का जो कि सूरज के साथ बेड पे था वो अपनी जगह से खड़ा हाइट हुए बोला, बेबी ये तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों तो साथ है ना, फिर तुम कैसे इन लोग के आगे ये बोल सकते ही? और तुमने ही तो कल कहा था थी हम आज शादी करने वाले हैं। अब तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना वो फिर मीडिया के कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं मनाता हूँ कि मैं ऐसा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। हम लोग पिछले 3 साल से इस रिलेशनशिप में, लेकिन आज इस इंसान ने कितनी अच्छी तरह से यह बोल दिया कि ये मुझे जनता नहीं है। ये बोल वो रोने लगा। वही कैमरा लिए हुए लड़का अपने मन में बोला, वहाँ क्या एक्टिंग करता है इस वक्त, ये सच में एक अबला आदमी लग रहा है। जहां ये सब सुन कुछ लोग उसको दया की भाव से देख रहे थे तो किसी को सूरज पे गुस्सा आ रहा कि वो कैसे इस लड़के साथ ऐसा कर सकता है। दूसरी तरह प्रिया के रूम प्रिया बेड ले बैठी आंखों में जुटी आंसू लिए अपने सामने हो रहे तामसे को देख रही थी क्योंकि उसके सामने इस वक्त 4 लड़के अपर नेक्ड हालत में खड़े थे और दरवाजे पे बहुत से मीडिया वाले उनकी फोटो ले रहे थे। हुआ ये था कि जब किसी ने डुप्लीकेट चाबी से प्रिया के रूम का डोर ओपन लिया तो सभी मीडिया वाले अंदर आ गए। उन्होंने अपने सामने बेड पे एक लड़की और उसके आसपास 4 लड़कों को हाफ नेक्ड हालत में देखने लगे और उनकी फोटो निकलने लगे, जिसकी आवाज सुन प्रिया और उन लड़कों की आंखें खुल गई। जब उन लोगों ने सामने देखा तो बहुत सारे मीडिया वाले खड़े थे, जिसे देख वो 4 ही लड़के अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और दरवाजे के पास आते हुए गुस्से से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम लोग बिना किसी के दरवाजे पे नॉक किए अंदर कैसे आ सकते हैं? तभी उसे एक लड़के की अक्कड़ से भरी आवाज आती है, ओह हेलो मिस्टर, हमें ये पे फोन करके बुलाया गया है और हम बुलाने वाली यही है। इन्होंने हमें बताया कि कुछ लड़के इनके साथ जबरदस्ती किया है और उन्हें इंसाफ चाहिए जो तुम लोगों ने कल उसके साथ किया है। अब यहाँ पे वो लड़के प्रिया को घूर रहे थे। ये थी अब तक कहानी, लेकिन सच क्या है वो उन लड़कों को पता है। एक लड़का आगे आते हुए बोला, ओह अच्छा, हमने इसकी इज्जत लूटी है, लेकिन क्या इसने आप लोगों ये बताया कि इसने अपनी ये सो कॉल्ड इज्जत को इसने हम पूरे 7 लाख में बेची है? अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो ये देख हमारी बैंक डिटेल्स जिसमें इसने हमसे पैसे लिए हैं।
और ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये एक प्रोस्टिट्यूट है जो हर रात किसी न किसी लड़के के होती है। अगर तुम लोगों यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग ये वीडियो देख लो जी, इसने ही हमें भेजा है, अब इसने हमारी क्या गलती है। वही उस लड़के की बात सुन सभी मीडिया हैरानी से प्रिया को देखने लगे, वही प्रिया भी हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ हो क्या था है। जहां तक उसे याद वो कल रात एक लड़के साथ रूम आई थी और यह पे इतने सारे लोग थे। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क इस बात से पड़ रहा था कि आज जो भी उसको साथ ये क्या हो रहा था। ऊपर से ये लड़के झूठ क्यों बोल रहे थे ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल तक उसकी जिंदगी जो कि अच्छी खासी थी आज उसमें तूफान कैसे आया है। वही उसी होटल के टॉप फ्लोर पे अरमान और रूही जो कि एक दूसरे में की बाहों में थे, वो लोग ये न्यूज देख रहे थे। इन दोनों के चेहरे पे डेविल स्माइल थी। अरमान रूही की तरफ देख बोला, वाइफी मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूएल हो सकती ही। एक रात में तुमने उन दोनों की जिंदगी को आसमान से पाताल में फेंक दिया है। जो कल रात वो लोग तुम्हारे साथ करना चाहते थे वही आज तुम्हें वही चीज उन लोगों के साथ किया, वो इतना क्रूएल तरीके से। फ्लैशबैक जब सूरज ने रूही को अपने साथ कमरे में लेकर आया और उसको बेड पे धक्का दे देता है और फिर खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और जैसे वो रूही के होठों को छूने जाता है वैसे ही बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर जाता है और बेहोश होते ही रूही जो कि तब से नशे में होने का नाटक कर रही थी वो उसको अपने ऊपर से धक्का दे देती है और फिर बेहोश सूरज के जबड़े को पकड़ते हुए बोली, क्या सोचा तूने कि तू मुझे ड्रग्स देने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे देने दूंगी। इस वक्त रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहले सोचा कि वो इस जगह पे लड़कियों को प्लांट करेगी, लेकिन अब उसने अपने प्लेन को बदल दिया और उसने किसी के मैसेज किया, जिसके बाद रूम में एक लड़का आता है। रूही उसकी तरफ देख बोली, विवेक तुम इसके साथ जितने बजे करना है करो, लेकिन कल सुबह जब मीडिया आएगी तो तुम्हें पता है इसके साथ क्या है, और हाँ काम होने के बाद तुम इसे लेकर सीधा हमारे बेस पे चले आना। अब बारी है अपने खेल की शुरुआत करने की। जितने भी लोग इस खेल में होंगे उनको तो कुछ न कुछ चुकान पड़ेगा, लेकिन अपनी जान देकर अब वार होगा। वो नकाब के पीछे का चेहरे को बाहर आना होगा। अब देख इस जंग का आकार कैसे होगा। उसके बाद वो उस कमरे से निकल जाती है। उस कमरे से निकलने के बाद रूही जिसने अब तक खुद को संभाल के रखा था वो लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि उसने भले ही सूरज के ड्रग्स से बच गई थी लेकिन इसके नाखून में लगे ड्रग्स के उसके ऊपर असर कर रहे थे, क्योंकि उसने उस ड्रग्स का एंटीडोट पहले ही ले लिया था, लेकिन फिर उस ड्रग्स का हल्का हल्का असर उस पे हो रहा था। इसलिए वो वहां से सीधा लाइफ में चली गई। उसको पता था ये होटल अरमान का है, इस होटल के टॉप फ्लोर में एक रूम अरमान का भी है, इसलिए वो सीधा वहां चली गई। रूही जैसे ही उस रूम के पास पहुंच जल्दी से रूम का डोर खोल अंदर चली गई। उसने नशे में होने के कारण ध्यान नहीं दिया कि रूम बिना उसके किसी मेहनत के खुल गया है। वो इंसान पे बिना ध्यान दिए अपने कपड़े को उतारते हुए ही वो सीधा वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। इस वक्त उसने ब्लैक इनर में थी तो वही कोई अपनी इंटेंस नजरें कब से उसको ही देख रही थी। वो कोई और नहीं अरमान था। अरमान अपने धीरे लड़नी से चलते हुए रूही के पास शॉवर के नीचे आके खड़ा हो गया और उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिए, जिसे महसूस करके रूही ने को बहुत अच्छा लग रहा था। अब तक उसे जो गर्मी लग रहा वो इस टच से ठंडक महसूस कर रही थी। जैसे ही रूही पीछे पलटी उसकी लाल नीली आंखों अरमान की हजायल ग्रीन आइज से जा मिली। आराम ने जैसे ही रूही की आंखों को लाल देखा उसको समझते देर नहीं लगी कि रूही को ड्रग्स दिया गया है। वही ने अरमान को देखते ही उसके होठों पे अपने होठ रख उसको किस करने लगी है। रूही के ग्राम एच और मुलायम होठों को अर्श होते ही अरमान भी रूही किस बैक करने लगा। इस वक्त अरमान को उस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा जिसने रूही को ड्रग्स दिया, लेकिन फिर भी उसको अभी रूही की हेल्प करनी थी ताकि उसको आराम मिल सके। अरमान रूही को कमरे में लेट ही उसके बेड पे लिटा देता है। उन दोनों की किस अब तक ब्रेक नहीं हुई थी। अरमान अभी भी रूही के ऊपर झुका हुआ था। रूही के हाथ अरमान के बालों में और उसके कंधे पे थे। उन दोनों किसी लगभग 20 मिनट तक चलती रही एक लंबी किस के बाद अरमान रूही को चोट देता है, जिसे रूही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिसे कारण रूही के चेस्ट ऊपर नीचे होती और अरमान के करीब होने के कारण उसके चेस्ट से भी टच हो रहा। आज अरमान खुद पे अपना कंट्रोल को था, इसलिए उसने एक बार फिर से रूही को किस करने लगा। थोड़े टाइम दोनों के बचे हुए कपड़े फर्श पे पड़ा हुआ था। वहां महलों बहुत ही ग्राम हो चुका। रूही की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। आज की रात इन दोनों के बहुत ही खास थी। फ्लैशबैक एंड अब आगे अरमान की आवाज सुन रूही अपने होश में आए और फिर अरमान की तरफ देख बोली, तुमने कुछ कहा? अरमान बोला,
अब आगे क्या है मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी हो अब तुम जो भी प्लान बनाओ उसमें मुझे भी शामिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना मुझे से बूफा तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर किसी की नजर पड़े वो भी पसंद नहीं है और तुम्हें चोट पहुंचाने की दूर की बात है। इसलिए तुम जो भी करोगी उसकी जानकारी मुझे देने होगी। हम दोनों मिलकर है मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेले कुछ नहीं करने दूंगा, समझी। उसकी बात सुन रूही उसको एक तक देखती रही। रूही ने बिना उसे नजर हटाए ही बोली, ठीक है अब से मैं को कुछ भी करूंगी उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। वो दोनों अभी एक दूसरे में खो हुए थे कि तभी रूही के फोन एक मैसेज आता, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी। उसने अरमान की तरफ देख बोली, चली नीचे एक लाइव शो होने वाला है, बहुत मजा आएगा। इतना बोल वो अरमान की तरफ देखने लगी कि उसे ही देख रहा था। रूही उसको देखते हुए अभी कुछ बोलने को हुई कि तभी अरमान रूही को अपनी गोद में लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि कल रात वो कितना वाइल्ड रहा है, जिस कारण रूही को अभी चलने में थोड़ा दर्द होगा जो अरमान अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए उसने बिना झिझक के रूही को अपनी गोद में था के वॉशरूम में चला जाता है और गर्म पानी से भरे बाथटब में उसको बिठा देता है और खुद भी शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। शॉवर का पानी अरमान के सर से होते हुए उसको उसके होठों को छूते हुए उसकी बॉडी पे फिसल रहा था। वही उसको ऐसा देख रूही का गला सूख रहा। रूही एक तक उसको देख रही, तभी उसके अंदर से आवाज आई, रूही बेटा अपनी नजर जाता ले हटा ले। लेकिन उसकी इनवाउस उसके नजरे को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रूही अपनी नजर चाह कर भी हटा नहीं पा रही थी। वही अरमान भू रूही के इंटेंस नजरों को खुद पे महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने रूही को थोड़ा परेशान करने के लिए उसकी तरफ मुड़ गया, जिसे देख रूही हड़बड़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा वो अभी करे क्या। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे, जिसे वो और भी क्यूट लग रही थी। रूही अपने आप से बोली, वाह रूही वाह, मतलब हद हो गई। पिछले जन्म में तूने इस आदमी को नजर उठा के देख भी था और इस जन्म में अपनी ठरकी हरकत से बाज नहीं आ रही हो। ये बोल वो अपना सर नीचे किए हुए खुद को ही कोस रही थी, तभी उसे अरमान की आवाज आती है जो बोल रहा था, अगर तुम्हारा खुद को कोसना हो गया हो चले, वैसे भी तुम्हारे पापा और माँ का आने का समय हो गया है। उसकी बात से रूही जल्दी ही खुद को नॉर्मल करती है। थोड़े टाइम में अरमान रूही को ठीक से बाथरूम में लेकर रूम में आता है और रूही को बेड पे बिठा देता है। उसके टेबल लेकर रूही के बॉडी से पानी साफ करता है, फिर सोफे रखे बैग में से रूही के लिए कपड़े निकाल उसको रेडी करने लगता है। वही रूही बस अरमान को एक तक उसकी केयर करता देख आई फील कर रही थी। थोड़े टाइम में अरमान रूही को अच्छे से तैयार कर देता है। येलो अनारकली सूट, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पे लिप बाम ऊपर, जिसमें रूही बहुत ही सुंदर लग रही। अरमान एक नजर रूही को देखता है, फिर कुछ सोचकर उसके होठों के किनारे पे हल्के काजल से एक छोटा सा तिल बना देता है। वो आर्टिफिशियल तिल रूही को और भी सुंदर बना रहा था। रूही उसकी इस हरकत पे बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे ये पे काजल से तिल क्यों बनाए? रुजिब का सवाल सुन अरमान अपने चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए बोला, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो ना, जिसे तुम्हें नजर लग सकती है इसलिए लगाए। फिर अपने मन कल रात शॉवर के नीचे का सीन याद करने लगता है, जब रूही के हाथों पे लगा लिप बाम पूरी तरह से साफ हुआ था। तब उसने इस तिल को देखा था जो कि उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए उसे फिर से उस तिल को देखना का मन करने लगा था। इसलिए उसने काजल से एक्स्ट उसी जगह पे काजल लगा दिया था। रूह को रेडी करने के बाद अरमान खुद भी रेडी होने चला जाता है। उसके बाद फोन ब्रेकफास्ट करने के बाद अरमान रूही को दावा देता है जिससे से उसे दर्द को कम कर सके। उसके बाद दोनों उस रूम से निकल जाते हैं। वही प्रिया के कमरे में अब तक उन लड़की ने पुलिस को भी बुलाया था, क्योंकि उन्हें रूही ने इंस्ट्रक्ट किया था। प्रिया ने जब पुलिस को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। कोई भी उसकी बात सुनो को रेडी नहीं था। तभी उन सबके बीच से सुनीता जी आगे आई और उन्होंने सब साइड करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बंद करो अपना कैमरा। फिर एक लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपना कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो क्या मिसेज राजवंश, हमारे पास सबूत है कि आपकी बेटी ने क्या किया है। अब तक वहां पे प्रेम जी आ गए थे। प्रेम जी गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे ही तुम जैसे लड़कों एक से जनता हो, मेरी बेटी के साथ गलत करके तुम लोग उसको बदनाम भी कर रहे हो। उसके बाद वो पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोले, इंस्पेक्टर प्लीज इन्हें अरेस्ट करो, इन लोग ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती किया है। वो आगे कुछ बोलते उसे पहले ही उन लड़कों में एक लड़के ने अपने फोन में वीडियो को चलते हुए प्रेम जी के सामने कर देते हैं, जिसे देखने के बाद प्रेम जी का चेहरा गुस्से लाल हो जाता है। वो लड़का प्रेम जी के कान में बोलता, जो बोलिए मिस्टर राजवंश, आपकी बेटी में स्टैमिना बहुत है,
हम इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमने इस लड़की को पूरे 6 लाख रुपए दिए हैं। एटलीस्ट हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। उसके बाद वो हंसने लगता है। उस लड़के की बात सुन प्रेम जी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा प्रिया के पास आते हैं और उसे झटके से सुनीता जी से अलग कर देता है। अब तक मीडिया वाले वहां से जा चुके थे। प्रिया को झटका लगता और वो सुनीता जी के दूर हो अब प्रेम जी के सामने खड़ी हो जाती है। प्रेम जी ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया और सीधा उसके गाल पे एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसे प्रिया लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो जमीन पे गिरती उसे पहले ही कोई उसको पकड़ लेता है। अब आगे प्रिया जब खुद पे किसी पकड़ को महसूस करती है तो वो अपना चेहरे ऊपर करके देखती है। उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही को देखते ही अब तक जो गुस्सा उसने दबा के रखा था वो फूट पड़ा। वो रूही को धक्का देते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब करने की? तुम्हारी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है, बल्कि ये सब तो तेरे साथ होने वाला था ना। प्रिया इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रही है। वही उसकी बात सुन प्रेम जी को गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुन रूही अपने कनीखियों अपने पापा को देखती है जो कि गुस्से से लाल पीले थे। उनके चेहरे पे गुस्सा देख रूही एक डेविल स्माइल प्रिया के देती है, जिसे प्रिया देख लेती है, जो कि उसे दिखाने के लिए वो रूही ने किया था। प्रिया गुस्से वहां रखा फ्लो वास को उठा रूही पे मरने को होती है। उसे पहले ही कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। प्रिया जब देखती है कि उस वास को जिसे रूही के सर पे फूटने से पहले ही किसी ने पकड़ लिए, वो कोई और नहीं अरमान था जिस रूही अपने साथ लेकर आई थी। वही जब प्रेम जी ने ये देखा तो उनका दिल मुंह को आ गया था। इस बार उन्होंने बिना किसी रहम के फिर से प्रिया के गाल पे एक थप्पड़ मार देते। इस बार रूह भी प्रिया को भी बचती है। रूही अपने आंखों में झूठे आंसू को लाते हुए बोली, प्रियो आखिर तुम ये क्या बोलती हो? मैंने क्या किया? मैं कल रात फंक्शन खत्म होते ही भाई से साथ चली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे जाने के बाद ये पे क्या हुआ। उसकी बात प्रिया शौक हो जाती है क्योंकि उसने खुद सूरज को प्रिया को ले जाते हुए देखा था। आइस वो थोड़ा हैरानी से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और सूरज ने तो तुम्हें ड्रग्स दिया था न, तो फिर तुम घर कैसे जा सकती हो? इस वक्त प्रिया ना ही अपनी कंडीशन याद था, ना ही ये कि वो क्या बोल रही है और ना ही ये कि उसके आसपास कौन है। वही उसकी बात सुन रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात पे खुश हो या दुखी, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म इतनी बेवकूफ थी कि उसे इस कम अकल औरत ने धोखे से मर दिया था। अब रूही को दिल कर रहा कि वो अपना सर पीट ले, मतलब हद है। वो एक माफिया क्वीन थी, ना जाने कितने लोगों की उसने जान ली थी, कितनी ही प्लानिंग करके उसने लोगों की बचाया था। उसने अपनी बहुत से आइडेंटिटी बनाई थी, न जाने कितनी कंपनी इसके अंदर काम करती थी और उसको इस पैगलेट इंसान ने मारा था। वही रूही भले ही अपने आंखों में झूठे आंसू लिए खड़ी थी, लेकिन उसके बगल में अरमान को उसके मन की बात समझ आ गई थी, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन देखकर, जो कि कोई भी उसकी नम आंखों की वजह से समझ नहीं पा रहा था, इस वक्त अरमान को सीरियसली रूही पे हंसी आ रही थी जिसने उसने कंट्रोल कर लिया था। चटाक के साथ एक तेज थप्पड़ की आवाज इस रूम गूंजती है, जिसे अरमान अपनी सोच से बाहर आता है और सामने देखता है जहां पे रूही ने प्रिया को मारा रहा था। आज तो हद हो गई, आज प्रिया बिना डोल के पीट रही थी। जो भी बात वो बोलती तो कभी उसको मरते तो कभी रूही। प्रिया गुस्से रूही को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसकी बात सुन रूही ने वैसे अपने नकली आंसू बहते हुए बोली, वैसे जैसे कल रात तुमने और सूरज ने मुझे ड्रग्स देने कोशिश की थी। तुम्हें पता कल रात मुझे कितना सफर करना पड़ा। अगर अरमान ने मुझे एंड टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ होता। ये बोल वो रोने लगी। फिर उसने प्रिया की तरह देखते हुए बोली, अब मुझे बातों की, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों कल तुमने मुझे ड्रग्स दिया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? सुनीता की बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी बेटी ने हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करती है, लेकिन अगर आज वो उसका सपोर्ट भी नहीं कर सकती, अगर उसने ऐसा किया तो सत्र उनकी इतने महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें प्रिया को इस तरह देखना पड़ रहा था। इसलिए वो जल्दी से प्रिया को उसके बाजू से पकड़ के उठाते वहां खड़े पुलिस की तरफ धक्का देते हुए बोली, ले जाए इस इंस्पेक्टर, इसने आज मेरी परवरिश को गलत साबित कर दिया है। इसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। वही प्रिया ऐसे अपनी मां के जरिए धक्कलने और उनकी बातें सुन कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन तभी उसने देख कि सुनीता जी अपने हाथ के 2 उंगली से अपने सर पे रख उसके दबा रही है। सबको देखने से ऐसा लग रहा था कि उनका सर दुख रहा, लेकिन रूही और अरमान की नजर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाली प्रिया की तरफ जाती है, जो अभी कुछ बोलने वाली थी लेकिन फिर एकदम शांत पड़ जाती है।
प्रिया जल्दी से रोते हुए रूही के पास आती हुई बोली, रूही दी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ये सब नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए मुझे माफ कर दो। कल रात में बहुत इंसल्ट हुई थी जिसे कारण मैं होश में भी नहीं थी और इसी बात का सूरज ने ज्यादा उठा था। अब प्रिया ने अपनी सारी गलती को सिराज के ऊपर थोप दिया था, लेकिन रूही का कोई मूड नहीं था उसको माफ करने, क्योंकि एक बार बेवकूफ बने वाले को लोग मासूमियत बोलते हैं, लेकिन दूसरी बार बेवालहूफ बने वाले को रूही राजवंश कहकर बुलाएंगे। इस बार प्रिया रूही के सामने खड़ी थी जिसे सिर्फ आराम को ही रूही का चेहरा दिख रहा था। सुनीता जी और प्रेम जी को रूही का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए रूही ने अपनी धीमे मगर सर्द आवाज में बोली, अरे अरे प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, तुम जो जुझार ड्रग्स देती थी ना यादाश्त जाने वाली, वो ड्रग्स में कल तुम्हें दिया है, लेकिन अफसोस की टीम मेरी इतनी लकी नहीं हो। उसकी बात सुन प्रिया पहले हैरान होती है, फिर डर से बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? प्रिया का सवाल सुन रूही ने अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लिए हुए बोली, तुम जो ड्रग्स मुझे देती थी ना, मुझे उसका एंटीटोड मिल गया, अब वो ड्रग्स मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन तुम एक बार खुद के बारे में सोचो, कल रात में सिर्फ तुम्हें ड्रग्स ही उसके साथ वो यादाश्त जाने वर्ल्ड रूल्स को हुई ऐड करके एक पावरफुल ड्रग्स को और पावरफुल बना दिया है। को ड्रग्स धीरे धीरे यादाश्त खींचता है, वो तुम्हारी सारी यादाश्त को 1 घंटे में मिटा देगी। उसकी बात सुन प्रिया बहुत ज्यादा डर गई थी। रूही ने इंस्पेक्टर को तरफ देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर ले जाए इसे। उसकी बात इंस्पेक्टर प्रिया को ना अपने साथ लेकर चला जाता है। वही प्रेम जी रूही के पास आते हुए बोले, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया तुम्हारे ऐसे कुछ भी करेगी। आज के बाद उसका हमारी फैमिली एसडी कोई लेने देना नहीं है, मैं इसके नाम से राजवंश नाम को जाता रहा हूँ, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें। फिर वो सुनीता जी की तरफ देखते हुए बोले, अगर तुमने उस घटिया लड़की के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो मैं तुम्हें भी घर से निकल दूंगा। अब आगे प्रेम जी धमकी को सुन सुनीता जी अपना सरहा में हिला देती है, लेकिन अगर कोई ध्यान से उनके हाथ और उनके आंखों को देखता तो उन्हें समझ आता कि इस वक्त उन्होंने अपने गुस्से को कैसे संभाला है। रूही को समझ नहीं आ रहा था आखिर इन्हें ऐसा भी क्या चाहिए जो कि अपनी इतनी प्यारी बेटी के साथ ये सब होता देख भी चुप है, क्योंकि उसको इतना तो अब तक समझ आ गया था कि सुनीता जी को उसके प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन उसे भी बड़ा कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। उनका मकसद भले ही प्रॉपर्टी दिख रहा, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के कोई अपनी बेटी को जिस पर वो अपनी जान लुटाती है वो उसे ऐसे ही नहीं बर्बाद होने देगी, लेकिन फिर ज्यादा नहीं सोचती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज इस वक्त मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने एक मैरिज सर्टिफिकेट लिए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, सामने मीडिया वाले खड़े हो उसकी तस्वीर ले रहे थे। उसके बगल में खड़े विवेक के चेहरे पे इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। सूरज बस विवेक को ही देख रहा, आज इस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। विवेक सभी मीडिया वालों को वहां से भेज देता है। उसके बाद सूरज के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर उसको देखता है जिसपे उसका और सूरज का नाम लिखा हुआ। उसको देखते हुए उसको फाड़ देता है और उसको सूरज के ऊपर उड़ते हुए बोला, सो मिस्टर सूरज मल्होत्रा, कैसा लगा हमारी फेक मैरिज को पब्लिक करना? वैसे मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई गै नहीं हूँ। उसकी बात सुन सूरज हैरान हो जाता है। वो विवेक की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम गए नहीं हो तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों मेरा तुमने पब्लिक में इमेज खराब की? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? उसकी बात सुन विवेक अपने होठों पे तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, मैंने क्या मिस्टर मल्होत्रा, आपको नहीं पता आपने क्या है? फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए बोला, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने ये नोटिस किया को कुछ आपके साथ हो रहा है? वो आपने किसी को और के करने प्लान बनाया था, बस फर्क इतना था आपके प्लान में लड़की की इन्वॉल्व थी और हम उसकी जगह आपको दे दी। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें एक दिन वो खुद गिर जाता है। आपने और मिस प्रिया ने जो प्लान बनाया था उसमें आप दोनों ही फंस गए। उसकी बात सुन सूरज बोला, तुम लोग को इस बारे में कैसे पता चला और मैं इसमें कैसे फंसा? उसकी बात सुन विवेक बोला, आपने मिस रूही को जो ड्रग्स दिया था उसका असर मिस रूही पे हुआ जरूर था, लेकिन जब वो वॉशरूम गई थी उसकी वक्त उन्होंने उस ड्रग्स का एंटीटोड ले लिया था। और फिर सूरज को उसका हाथ दिखाते हुए बोला, ये जो तुम्हारे हाथ पे रूही के नाखून के निशान है ना, ये कोई मामूली निशान नहीं है। रूही के नाखून में एक अलग तरह का केमिकल था, अगर वो किसी को भी अपने नाखून लग जाते तो वो केमिकल उस इंसान के टच में आते ही उसको 10 मिनट के अंदर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे जैसे सूरज उसकी बात सुन रहा था वो हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था जिस लड़की को बेवकूफ सोच रहा था वो इतनी इंटेलिजेंट होगी। तभी फिर से उसको विवेक की आवाज सुनाई दी जो बोला था,
फिर आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी तो सिर्फ पब्लिक इमेज खराब हुई है, वरना जो मिस प्रिया के साथ हुआ है न, उसके बाद वो जिंदा भी नहीं रहने वाली है, उसको कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बने वाली है, वो किसी नर्क से कम नहीं होगी। वो एक एग्जाम्पल है किसी के साथ बुरा करने से क्या होता है। उसकी बात सुन सूरज बोला, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? उसकी बात विवेक बस मुस्कुरा देता है और बोला, बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाते हैं सूरज के सामने एक ब्लैक वैन वहां आकार रुकी, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो बिना टाइम को बर्बाद करे सूरज को वैन में लेकर चले जाते हैं। सूरज को तो कुछ समझ ही नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हुआ है। मतलब अभी कुछ सेकंड पहले वह बाहर था और अब कुछ लोग उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं। सूरज इन लोग से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, कौन हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैं कहाँ जाने दो मुझे। उसकी आवाज उन आदमियों को इरिटेट कर रहा एक आदमी अपने बगल जो कोनी मरते हुए बोला, अबे साले कितनी बार बोला है तुझे, जबकि किसी को उठना रहता पहले उसको बेहोश कर दिया। अब जल्दी से पहले इससे बेहोश कर, वरना बॉस हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है। उसकी बात सुन वो आदमी बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये लोग भागने में बहुत तेज होते हैं न, इसलिए पहले इन उठा लेता हूँ फिर बेहोश कर देता हूँ। वैसे भी बॉस पता नहीं इसके साथ क्या करने वाले हैं। लेडी बॉस ने तो इस जाने दिया है, लेकिन बॉस तो कितने क्रूएल है ये हम भी पता है। सूरज उन लोगों की बात सुन बोला, तुम्हारी लेडी बॉस कौन है? उसका सवाल सुन इसके बगल वाले आदमी ने बोला, जिसकी वजह आज तेरी जिंदगी बर्बाद हुई है वो है हमारी लेडी बॉस। उसकी बात सुन सूरज को समझ आ जाता है ये लोग रूही की बात कर रहे, लेकिन इनका बॉस कौन है ये बात उसको पता नहीं होती है। दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में आती है तो उस आर्यन और ईशान उसको उनका इंतजार करते हुए दिखते हैं। वो उन लोगों की तरफ आती है और बोली, भाई आप लोग यहाँ पे? उसकी आवाज सुन आर्यन और ईशान जल्दी से रूही के पास आते हैं और बोले, प्रिंसेस ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? और प्रिया जेल कैसे गई है? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ करने को कोशिश की है? हमने अभी अभी न्यूज देखा है, इसलिए हम सारी बातों की कल हमारे जाने के बाद पार्टी में क्या क्या हुआ है। आर्यन और ईशान के इतने सारे सवाल रूही का सर घूम जाता है। उसके बाद रूही पहले तो उन लोगों शांत करती है, उसके बाद वो उन लोगों को सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद आर्यन और ईशान को बहुत गुस्सा आता है। आर्यन रूही की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस तुमने उसको इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? उसकी बात पे रूही बोली, भाई वो बस एक चारा है। मतलब ईशान और आर्यन ने कंफ्यूजन से पूछा तो रूही बोली, भाई आपको पता है हमारी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। यही नहीं, अरमान की मॉम की डेथ भी एक प्लानिंग है। क्या? आर्यन और ईशान दोनों ने एक साथ हैरान होते हुए बोले, लेकिन उस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उसके बाद सुन रूही बोली, चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। उसके बाद वो अपने क्लोजेट रूम में चली जाती है और अपने पीछे उन दोनों को भी आने का इशारा करती है। वो भी बिना कुछ बोले उसके पीछे चली जाती है। रूही अपने ड्रेसिंग टेबल के बगल वाले बटन को प्रेस करती है, जिसके बाद वहां पे एक स्कैनर आता है जिसमें रूही अपनी आंखों के स्कैन करती है। उसकी आंखों का स्कैन होते ही रूही वहां पे दूर खुले जाता है, जो कि वार्डरोब के पीछे होता है, जिस देख आर्यन और ईशान हैरान हो जाते हैं। आर्यन रूही की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस ये सब क्या है? उसकी बात सुन रूही बोली, भाई ये सीक्रेट रास्ता है जिसे माँ ने मेरे रूम से अपने रूम में कनेक्ट किया था। ये रूम बचपन से मेरे रूम से कनेक्ट है, लेकिन माँ ने मुझे इसका उसे करने से तब तक माना किया था जब तक मेरा 18 बर्थडे कंप्लीट होने का वेट करना पड़ा। मैं रोज माँ के कमरे जाती थी, लेकिन माँ मुझे यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। अब आगे? उसकी बात सुन आर्यन बोला, फिर आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भाई मैं कल से अरमान के घर मालिक मेंशन में रहूंगी और मेरी गैर मौजूदगी में आप दोनों को माँ के कमरे को रक्षा करना है, क्योंकि अभी सुनीता राजवंश इस वक्त एक घायल शेरनी है। मतलब? आर्यन और ईशान ने दोनों ने एक साथ पूछा। इनका सवाल सुन रूही ने एक गहरी सांस लेते हुए बोली, भाई अभी बस इतना समझ लो कि सुनीता राजवंश के मन मेरे लिए बदले की आग जल रही है, और अगर उसे अपने अंदर की उस आग की बुझाना है तो उसे सबसे पहले इस रूम को खोलना पड़ेगा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों इस रूम की रक्षा करने के लिए बोल रही हूँ। ऐसे ही कुछ टाइम वो लोग कुछ बात करते हैं और उस रूम से निकल जाते हैं। रूम में जाने से पहले अभी तक जो क्यूरियोसिटी उन लोगों के अंदर थी वो रूही की बात सुन चिंता और परेशानी से भरी हुई थी। आर्यन रूह की तरफ देख बोला, प्रिंसेस अभी जो कुछ भी तुमने हमें बताया है उसके हिसाब से तो वहां पे बहुत खतरा है। उसकी बात सुन रूही बोली, भाई अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो मुझे इस खतरे का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे दुश्मन कौन है और हमारे अपने कौन है। बस ये बात याद रखना, अभी मैं आप लोगों जितना बात बताया है वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे आसपास में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम देखते रोज है, लेकिन उनका असली इरादा हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक वो कोई गलती ना करे। उसकी बात सुन आर्यन रूही के सर पे हाथ रख बोला, ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं, हम इस रूम हो रही सभी बातें हमारे बीच ही रहेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। उनकी शर्त वाली सुन रूही उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगती और बोली, कौन सी शर्त भाई? आर्यन और ईशान दोनों साथ में बोले, हमारी शर्त ये है कि हम लोग इस सब में तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमें सारी बात बताओगी, कोई भी खतरा तुम अकेले नहीं झेलोगी। उनकी बात रूह पहले तो मना करने को होती है, लेकिन फिर कुछ सोच को वो उनकी बात पे रूही अपना सर हिला देती है, जिसके बाद आर्यन और ईशान अपने अपने कमरे से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुनीता राजवंश अपने कमरे गुस्से किसी से फोन पे बात करते हुए बोली, क्या बोल रहे तुम कि वो पुलिस स्टेशन में है? तुम वही थे न? तुमने देखा ना पुलिस वाले मेरी बेटी को पकड़ के लेकर गए। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे मेरी बेटी अगले 24 घंटे में मेरे सामने चाहिए, वरना मैं उस रूही को और उसके बाप को मार दूंगी। उसका बात सुन सामने वाला इंसान बोला, पागल मत बनो सुनीता, हमारी 18 साल को मेहनत पे पानी फिर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। अगर तुमने कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी बेटी को मैं अपने हाथ से मार दूंगा। उस आदमी की ऐसी बात सुन सुनीता बोली, क्या कहा तुमने कि प्रिया को मार दोगे? अपने मकड़ ले लिए तुम हमारी बेटी को मार दोगे? हाँ मार दूंगा, मेरे लिए वो चीज ज्यादा जरूरी है जिसके लिए तुम इस घर में गई हो। तुम जानती हो वो एक ऐसी चीज है जिसे मैं इस दुनिया पे राज कर सकता हूँ। भूलो मत उस चीज के लिए मैं आज तक कितनी की ही जान ली है। अब अगर तुमने अपना दिमाग लगाया तो सोच लेने की मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये बोल उस आदमी ने फोन कट दिया। सुनीता जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा उस आदमी की बात, इसलिए फोन कट होते ही उन्होंने गुस्से से उस फोन को जमीन पे फेंक दिया और चिल्लाए, रूही आई विल किल यू। उसकी के साथ वो बेड पे बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा एक तक अपने सामने वाली दीवार पे देख रहा जहां पे किसी तस्वीर लगी हुई थी। वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस तस्वीर के पास जाने लगा। वहां पे इस वक्त एक पीली डीम लाइट जल रही जो कि बस उस तस्वीर के देख सकते थे। वो आदम उस तस्वीर को छूते हुए बोला, देखो जान, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं अपने मकड़ को भूल नहीं हूं। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं एक विलेन हूं। अगर तुम मुझे वो फॉर्मूला दे देती तो हम मिलकर पूरी दुनिया पे राज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उस फॉर्मूला को ढूंढ लूंगा। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। ओह जान, तुम तो मरने की बात भी हारने वाली हो। अगली सुबह आज का हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ नया लेकर आया था। किसी की जिंदगी में तूफान था, किसी की आज एक नई उम्मीद की किरण लाई थी। कोई आज से आपको भूल गया तो कोई आज से अपनी नई शुरुआत ही रही थी। अब देखना यह है कि किसी के कैसी सुबह है आज की। राजवंश विला में रूह इस वक्त अपने परिवार के साथ डाइनिंग रूम में बैठी थी। सुनीता जी एक नजर प्रेम जी को देखती है, फिर वो रूही की तरफ देख अपने अंदर के गुस्से को शांत करते हुए अपने चेहरे पे हल्की उदासी लिए बोली, रूही बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रिया को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। फिर अपने मन में बोली, बस एक बार मेरा काम हो जाए फिर तेरी जान मैं अपने हाथ ही से लूंगी। सुनीता जी अभी अपनी सोच में घूम थी कि तभी उनके कान में रूही की आवाज गूंजी जो बोल रही थी, कोई बात नहीं, वैसे भी आपने जो संस्कार प्रिया को दिया है वो उसने कभी की ही नहीं, तभी तो उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और जैसे ही उठने वाली थी वैसे उसके कान में सुनीता जी की आवाज जो बोल रही थी, क्या तुम मुझे दीदी के कमरे की चाबी दे सकती हो? मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा, मैं दीदी से वादा किया था कि कभी मैं तुम्हारे साथ कुछ गलती नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी पत्रिया ने मुझे उसकी माफी मांगनी है, इसलिए और तो उनके कमरे की साफी भी तो करने पड़ेगी न, इसी बहाने में वो भी कर दूंगी। उनकी बात सुन रूही अपने चेहरे पे झूठी उदासी लिए अभी कुछ बोलती उसे पहले ही वो पे एक सर्वेंट आते हुए बोला, लिटिल बॉस आपसे मिलने के मिस्टर मालिक आए हुए हैं। इस वक्त डाइनिंग हॉल में सिर्फ सुनीता जी और रूही थी और कुछ सर्वेंट थे। उनके सामने सुनीता जी रूही की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ आदमी यह आर्यन और ईशान के साथ साथ प्रेम जी के भी थे। अब आगे उन्हें पता था कि सबकी नजर इस इंसिडेंट के बाद उन पर ही टिकी हुई है, क्योंकि सभी को पता था कि सुनीता जी अपनी प्रिया को सबसे ज्यादा प्यार करती है और रूही के साथ दिखावा इसलिए उन पे नजर रहती थी, जिस कारण सुनीता जी को किसी से अगर बात भी करना होता था तो उन्हें उसके लिए अपने कमरे में जाना पड़ता है।
आज सुनीता जी ने सोच लिया था किसी भी तरफ से वो रूही से उसकी के कमरे की चाबी ले सके, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि रूही की मां की जब से डेथ हुई है रूही ने उनके कमरे में किसी को भी जाने से साफ मना कर दिया है, फिर चाहे वो प्रेम जी ही क्यों ना हो। इसलिए घर में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी इसे उसकी मां के कमरे की चाबी मांगने की। लेकिन आज सुनीता जी ने यह हिम्मत की थी कल के इंसिडेंट को लेकर। वही रूही उनकी सभी बात को समझ रही थी, उसे ये भी समझ आ रहा कि सुनीता जी क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो उन्हें बिना कोई जवाब दिया हॉल में चली जाती है, जहां पे अरमान रूही का इंतजार कर रहा था। रूही जल्दी से अरमान के पास आती है और उसको देखते हुए बोली, तुम अभी इस वक्त ये पे कैसे? उसकी बात सुन अरमान बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया कि हम हमारी शादी को घर वालों के सामने एक्सपोज कर दे। उसकी बात रूही अपना सर हिला देती है, क्योंकि उसने अपने घर में से एक नेगेटिव इंसान को भेज दिया है जिसे उसको सुनीता जी को आसानी से वक्त आने पर अपने हाथ की कटपोली की तरह उसे कर सकती है। लेकिन वो अभी सुनीता जी का कुछ नहीं कर सकती थी, उसके लिए उसे पूनम को कमजोर करना होगा ताकि इन लोग के पास कोई ऑप्शन न हो उस मिस्टीरियस इंसान के पास जाने का, क्योंकि ये सभी काम उसका ही प्लान है। किसी की कमजोरी को पकड़ के नीचे इंसान को अपने मुट्ठी में करना रूही को बेखूबी आता था। इंसान को कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर वो बड़े से बड़ा खेल कुछ मिनट में खत्म कर सकती है। रूह अभी अपनी सोच घूम थी कि तभी उसके कान में अरमान की आवाज आई, चले उसकी बात। रूही बोली, ठीक है मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। वही सुनीता जी अरमान की बात जन शोक में चली जाती है। फिर वो अपने आप से ही बोली, रूही ने शादी कर ली, वो भी अरमान से, लेकिन कब और ये बात मुझे पता कैसे नहीं चली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके चेहरे पे परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वो अपने आप से ही बोलते हुए जा रही थी, ये नहीं हो सकता रूही, तुम शादी नहीं कर सकती ही। अगर उसे पता चल तो मेरी जान ले लेगा। ये बोल वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। इस बात से अनजान की रूही ऊपर से उसके सारे रिएक्शन को नोटिस कर रही है और नीचे से अरमान, उसने वो सब भी सुन लिया जो सुनीता जी ने बोला। उनकी बातों को सुन अरमान अपने मन में बोला, मिसेज राजवंश में भी इस बात का इंतजार कर रहा था, कब आप इस न्यूज के बारे में उस इंसान को बताओगी? अब वक्त आ गया है, हर पटा खुलेगा, छुपे हुए लोग बाहर आएंगे, जंग का आगाज होगा। बोल उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। थोड़े टाइम में अरमान और रूही घर में होते हैं। रूही अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुमने सूरज को किडनैप क्यों किया है? उसका सवाल अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए बोल, तुमसे किसने कि मैंने उसे किडनैप किया है? मेरे पास और भी काम भी उस जैसे इंसान के पीछे में अपना तुम वेस्ट नहीं करता सकता। अरमान ने ये बात इतने सीरियस तरीके से बोला था कि रूही को भी उसकी बात पे यकीन हो गया था। उसने अरमान की तरफ देखते हुए बोली, ये बात भी तुमने सही कहा है, फिर उसका किडनैप किसने किया है? रूही अपनी सोच में घूम थी, लेकिन अरमान की के चेहरे पे इस वक्त डेविल स्माइल थी। उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमा के रूही की तरफ देखा, जो कि अपनी ही सोच में घूम थी। उसके चेहरे पे इस बेचैनी दिख रही थी। उसके इतना खोया हुआ देख अरमान को लगा कि वो सूरज के बारे में सोच रही है, जिसे उसको बहुत गुस्सा आता है। वो एक झटके से रूही के हाथ कोन पकड़ आप तरफ खींच लेता है, लेकिन उसकी सोच से उलट रूही इस वक्त ये सोच रही थी उसे मालिक मेंशन में पूनम और सोहेल से कैसे डील करना है। उनके हर वार के लिए उसकी पहले से खुद को रेडी करना होगा, क्योंकि पूनम और सुनीता भले ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन वो दोनों की ही सिचुएशन अलग अलग है। जहां पे सुनीता जी रूही के ऊपर सामने वार नहीं करती थी, तो वही पूनम अपने किसी भी बार को आगे या पीछे से कर देती थी। उसके पिछले जिंदगी में जब रूही ने मालिक मेंशन में अपना कदम रखता, तब से लेकर उसके अंत तक पूनम जी उसके साथ कुछ न कुछ किया था। उन्होंने बहुत सी गलतफहमी भी क्रिएट की थी अरमान को लेकर। भले ही वो अरमान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर वो हर एक कोशिश करती थी उसके परेशान करने की, अरमान को उसे दूर करने की। लेकिन चाहे कितनी भी गलतफहमी क्यों ना हो, लेकिन अरमान ने कभी भी उसको लेकर कोई भी शिकत नहीं की थी। वो हमेशा से ही उसके साथ खड़ा था। लेकिन रूही सूरज के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे अरमान की अच्छाई कभी नजर नहीं आई, या फिर किसी ने आने ही नहीं दो थी। रूही की उन लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसलिए रूही ने उन्हें कभी भी पलट के जवाब नहीं देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसको एक झटका लगता है। रूही अभी कुछ समझती कि उसे पहले ही अरमान के होठ को अपने होठ पे महसूस करती है। रूह अभी जो कुछ भी हुआ उसको प्रोसेस करते हुए मन में बोली, अभी मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, उसके बाद अचानक से अरमान ने मेरा हाथ खींचा और अब मैं इतना बोल वो जल्दी से अरमान को खुद दूर करने की कोशिश करने लगी।
रूही को खुद से दूर होने की कोशिश को देखते हुए अरमान अपनी पकड़ उसके कमर पे काश देता है और फिर उसके कान के पास जाते हुए बोला, विजय मुझे नहीं पसंद जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और रहे। ये बोल वो उसके गले पे बीते कर लेता है जिसे रूही के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। रूही को समझ आ जाता है वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया को वो अरमान को इग्नोर कर रही है, इसलिए उसने अरमान के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? एक्चुअली मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि अब तक हमने अपनी शादी के बारे में सबसे छुपा के रखा, लेकिन आज हम अचानक से फैमिली के सामने एक दूसरे के बारे में बताएंगे। पता नहीं उनका कैसा रिएक्शन होगा और पता नहीं वो लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं। उसकी बात सुन अरमान के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसकी वाइफी खुद को उसके सामने कितनी मासूमियत दिखा रही है, जैसे कि वो पहली बार अपने ससुराल जा रही हो। अरमान अभी सोच ही रहा था कि एक बार फिर से उसके कान में रूही की आवाज आए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसकी बात सुन अरमान ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वाइफी तुम चीन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम भी जवाब देने से पीछे मत हटना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी बात रूही की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो कुराफत चलती हो। उसकी बात सुन अरमान के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसकी वाइफी खुद को उसके सामने कितनी मासूमियत दिखा रही है, जैसे कि वो पहली बार अपने ससुराल जा रही हो। अरमान अभी सोच ही रहा था कि एक बार फिर से उसके कान में रूही की आवाज आए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसकी बात सुन अरमान ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वाइफी तुम चीन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम भी जवाब देने से पीछे मत हटना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी बात रूही के आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो कुराफत चलती हो। अब आगे अरमान रूही की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम ना अपने इस छोटे से दिमाग में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है ना उस पे ब्रेक लगाओ और मुझे पे ध्यान दो, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं चाहत कि मेरी वाइफ मेरे रहते किसी भी और चीज के बारे में सोचे। ये बोल वो उसके होठों पे लाइट किस करता है। उसकी बात सुन रूही जो अपनी सोच के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, वो अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं सोच रही अब किसी और चीज के बारे में, अब मेरा सारा फोकस आप पे है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। आज अरमान के होठों पे एक जेन्युइन स्माइल थी, उसकी आंखी की चमक रूही को बहुत जी सुकून दे रहा। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों मालिक मेंशन आ गए। रूही को आज अरमान का एक नया साइड देखने को मिला था, जिसमें उसने खुलकर बात की थी, उसके साथ मस्ती किया था। रूही के लिए ये वक्त बहुत ही प्रेशियस था। रूही का दिल कर रहा कि आज इस मोमेंट को कहीं छुपा के रख दे। रूही ने आज पहली बार अपने मन बस एक विश मांगी थी कि अरमान और उसका रिश्ता हमेशा ही ऐसा बना रहे ताकि वो लोग दूसरे के साथ खुलकर बात कर सके। दूसरी तरफ आर्यन अपने केबिन में बैठा था, उसके सामने मुस्कान खड़ी जो कि उसे ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन लिए देख रही थी, क्योंकि आज सुबह जब वो ऑफिस आई तभी उसे आर्यन के असिस्टेंट का कॉल आया था, जिसने उसे बताया कि अब वो उस ऑफिस में नॉर्मल एम्प्लॉय की जगह पे आर्यन सिर की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करेगी। आर्यन जब से ऑफिस आया था तब से उसने मुस्कान को अपने केबिन में बुला बुला कर उसका दिमाग खराब कर दिया। कभी कॉफी मंगवाता तो कभी फाइल कंप्लीट करने को बोलता। थोड़ी देर पहले जब मुस्कान ने अपनी एक फाइल को कंप्लीट करके आर्यन को दिया दी थी, तब आर्यन ने एक नया फाइल उसे दे दिया है। मुस्कान जैसे ही वो फाइल लेकर जाने लगी वैसे ही आर्यन उसको रोकते हुए बोला, मिस मुस्कान इस फाइल मेरे केबिन में बैठकर खत्म कीजिए, क्योंकि इस फाइल में आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बार बार केबिन का डोर नॉक करके परेशान करें, इसलिए आप इस फाइल को वहां सोफे ले बैठ के करो, क्योंकि इस फाइल में बहुत सी ऐसी चीज है जो कि एज इंटर्न तुम्हें समझ नहीं आएगा। आर्यन की बात सुन मुस्कान ने अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, थैंक यू सर। फिर वो सामने पड़े सोफे जाके बैठ जाती है और जो फाइल आर्यन ने दी थी उस पे काम करने लगती है। आर्यन भी अपने काम में लग गया था। वो एक मुस्कान को देखता है फिर अपने काम लग जाता है। हमेशा सबके सामने सीरियस रहने वाले आर्यन के चेहरे पे एक हल्की स्माइल थी जो कि जल्दी ही छुपा लेता है और अपने काम में लग जाता है। इधर मालिक मेंशन में इस वक्त हाल में अरमान के दादाजी उनके बगल में दादी जी बैठी है, तो वही उनके बगल वाले सोफे पे पूनम जी उनके साथ सानिया और सोहेल बैठे हुए थे। सामने सिंगल सोफे अरमान के पापा साहिल जी बैठे हुए थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा जैसे लग रहा उनको यहाँ पे जबरदस्त बिठाया गया है।
तभी सबकी नजर सामने से आ रहे अरमान पे जाती है। जैसे ही सानिया अरमान को देखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है जिसे हर कोई साफ साफ दिख पा रहा था। सानिया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और अरमान की तरफ जाती है और जैसे ही वो उसको हक करने को होती है वैसे ही कोई रूही अरमान आगे खड़ी हो जाती है जिसे सानिया आप जगह पे खड़ी जो जाती है। उसकी आंखों में जो अभी तक अरमान के देख के चमक थी रूही को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। पूनम जी जब रूही को अपने घर में देखती है अमरो उसका दिल अनजाने डर से भर जाता है। सानिया की आवाज सुन से वो अपने सेंस में आती है और रूही की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये पे क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और अरमान के बीच आने की। वो आगे कुछ बोलती उसे पहले वहां पे किसी की रौबदार आवाज आती है जो कि बोल रहा था, मिस सानिया क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होंगी है क्या को जब देखो तब मेरे घर में मुंह उठा के आ जाती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफी से इस तरह से बात करने की। आज तुम्हें छोड़ता हूँ लेकिन एक बात याद रखना आइंदा से मेरी वाइफ से इज्जत से बात करना और अगर तुम्हें इज्जत से बात करने ना आए तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। अरमान की बात सुन दादाजी गुस्से से बोले, अरमान तुम ऐसे कैसे सानिया से बात कर सकते ही वो हमारी दोस्त की पोती है और आपकी होने वाली वाइफ। उनकी बात सुन अरमान बोला, पहली बात दादाजी वो आपकी दोस्त की पोती है तो उन्हें बोलिए कि वो ये पे आपकी पोती बनके रहे और मुझे पे अपना हक जमाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आपके दोस्त की पोती से मैं कभी शादी नहीं करूंगा फिर चाहे ये लड़की दुनिया की आखिरी लड़कियों की गिनती में क्यों ना आए। अरमान के बात सुन उसके दादाजी ने उसको गुस्से देखते हुए बोला, हमने अपने दोस्त से मरते हुए वादा किया था कि हम अपने पोते की शादी उनकी पोती से करेंगे और आप क्या चाहते हैं कि हम अपना वादा तोड़ दें। उनकी बात सुन अरमान बोला, मैं कब कहा दादाजी कि आप अपना वादा तोड़ दीजिए। उसकी बात सुन सानिया की आंखों में चमक आ गई लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी कम। अरमान की बात सुन जो बोल रहा था, आपके पास और भी पोते हैं मेरे भाई को छोड़ के आप अपने दोस्त की पोती की शादी सोहेल से करवा दीजिए। उसकी बात सुन सानिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, अरमान तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ फोर में सोहेल से शादी कैसे कर लूं। मैं जानती हूँ इस लड़की ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया होगा, आखिर इसको तुम्हारा पैसा और पावर जो चाहिए तभी तो ये हमारे बीच आई है। देख अरमान ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, इस बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है। तभी उसके कान में आवाज आए, आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे अरमान के प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। ये बात तो अरमान को भी नहीं मालूम था है ना मान। और वैसे भी वो कौन सी बेवकूफ लड़की होगी जो इतने पावरफुल इंसान को माना कर सकता है। ये सब बोलते वक्त उसके होठों पे प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देख अरमान का दिल की धड़कन तेज हो गई थी लेकिन फिर भी उसके चेहरे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तो वही सानिया इस स्माइल को गुस्से और चिढ़ से भर गई थी। वो उसी तरह चिढ़ के बोली, देखा अरमान इस लड़की ने खुद भी इस बात को कबूल कर लिया कि इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, इस बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है। उसकी बात सुन अरमान ने रूही की आंखों में देखते हुए बोला, सो व्हाट हन, मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे प्रॉपर्टी बने हैं और पैसे कमाए कि अगर मैं कोई भी काम नहीं भी करूंगा तो भी मेरी वाइफ को पैसे को कमी नहीं होगी, समझी तुम। मैं उससे प्यार करता हूं वही काफी है। उसकी बात सुन वहां मौजूद सभी लोग स्पीचलेस हो गए। सानिया और बाकी घर वाले हैरानी से अरमान को देख रहे थे लेकिन वहां एक ऐसा शख्स मौजूद था जो कि ये सब कुछ बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। उसकी आंखों में एक खुशी और चमक थी जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा, वो अरमान की तरफ देखते हुए बोले, हम कभी भी तुम्हें इस लड़की से शादी करने की परमिशन नहीं देंगे। उनकी बात सुन अरमान बोला, मैं यहाँ पे परमिशन लेने नहीं आया हूँ क्योंकि शादी में पहले ही कर लिए और मैं अपनी वाइफ को आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। उसकी बात सुन एक फिर से सब लोग हैरान हो गए। तभी किसी की एक्साइटमेंट से भरी आवाज सबके जान में गई, अरमान कौन है ये लड़की। उस आवाज के सबने हैरानी से उस तरफ देख, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अरमान के दादी की थी क्योंकि उन्हें रूही बहुत पसंद आई थी। अरमान ने अपने चेहरे हल्की मुस्कान लिए रूही का हाथ पकड़ अपनी दादी के पास ले जाते हुए बोला, दादी ये मेरी वाइफ, दादी ये मेरी वाइफ मिसेज रूही अरमान मालिक है। अरमान के ये कब शब्द वहां मौजूद हर किसी के ऊपर 500 वोल्ट के बिजली के जैसे गिरी हुई थी। अरमान अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, हम दोनों ने शादी कर ली है और कल में हमारी रिसेप्शन पार्टी रखी है। उसकी बात सुन दादी जी खुश होते हुए बोली, अरे वहां ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि शादी कर ली। फिर रूही की तरफ देखते हुए बोली,
अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो मेरे पास। उनकी बात सुन रूही एक नजर वहां पे मौजूद सभी लोग को देखती है। उस थोड़ा अजीब लग रहा था जिसे महसूस करके अरमान बोला, आओ दादी बुला रही है। फिर उसका हाथ पकड़ दादी के बिठा देगा है। दादी जब रूही को अपने बगल में बैठे देखती है तो वो आराम को तरफ देखते हुए बोली, मान जो भी तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मेरी पोता बहू बहुत ही सुंदर है। तूने मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया शादी करके, और मुझे मेरी पोता बहू से मिला के बस बहुत जल्द मुझे मेरे परपोते से भी मिला देना। उनकी बात सुन अरमान रूही की तरफ देखता है। वही रूही दादी की बात सुन और अरमान की नजर खुद पे महसूस करके अपना सर नीचे कर लेती है। इस वक्त उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वही सभी लोग की नजर अरमान और रूही और दादी जी पे ही टिकी हुई, क्योंकि वो तीनों सबको इग्नोर करके बात कर रहे थे जैसे वहां पे कोई और मौजूद ही ना हो। सानिया दादाजी की तरफ देख बोली, दादाजी आपने वादा किया जी था, आप मेरी शादी अरमान से करवाएंगे, क्या आप अपना वादा तोड़ने वाले हैं? आपको पता है ना दादाजी, मैंने अरमान से आज से नहीं बल्कि जब से पहली बार मिली हूँ तब से प्यार करती हूँ। लेकिन देखिए ना, अरमान ने मुझे ना चुनकर इस दो कोड़ी लड़की की लड़की चुना। आखिर इस औकात ही क्या है? आखिर क्यों अरमान ने इस शादी कर ली और मेरे प्यार को ठुकरा दिया? ये सब बोलते वक्त सानिया बहुत ही दयानीय लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे दुनिया के सभी जुल्म उसके ऊपर हुए हैं। दादी जी ने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा था। वो अरमान की तरफ देखते हुए बोले, अरमान हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम कल के कल इस लड़की को डाइवोर्स दोगे और सानिया से शादी करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना हम तुम्हें इस मालिक कॉर्पोरेशन और जितने भी हमारे बिजनेस है उसे बेदखल कर देंगे। उनकी बात सुन अरमान के हाथों की मुट्ठी कस गई, क्योंकि आज उसके दादाजी जिस बिजनेस के नाम पर उसको धमकी दे रहे हैं उस बिजनेस को आसमान की ऊंचाई पे पहुंचाने वाला इंसान वही था। वो अभी कुछ बोलता उसे पहले ही किसी की दमदार आवाज उस हॉल में गूंज गई। सबने उस और देख जहां पे अरमान के पापा खड़े थे जो कि कब से चुप थे। अरमान के पापा ने अरमान की तरफ देखते हुए बोले, अरमान कोई भी डाइवोर्स फाइल नहीं करेगा और न ही वो सानिया से शादी करेगा। फिर वो अपने पापा की तरफ देखते हुए बोले, अरमान ने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आपको अपने दोस्त के पोती के इस घर की बहू बना है तो उसकी सोहेल से कर दीजिए। वैसे भी अरमान सानिया की पसंद है और जहां तक मुझे याद है आपने कभी भी उसके दादाजी से ये वादा नहीं किया था आप सानिया को अरमान की वाइफ बनेंगे। इसलिए अगर आपको सानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो आप उसकी शादी सोहेल से ही क्यों नहीं करवा देते? अरमान की पसंद रूही है और मैं उसके सपोर्ट में हूँ। रही बात बिजनेस से बेदखल करने को तो आप भूल रहे को कमेंट के 40% शेयर अभी भी अरमान के पास है और मेरे पास जो 20% शेयर उसे भी मैं अरमान के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर आप उसको उस बिजनेस से बेदखल नहीं कर सकेंगे। और जो आपने मेरे साथ किया था न वो मैं आप अपने बेटे के साथ मिकारने दूंगा। उनकी बात सुन पूरा मालिक परिवार हैरान था, क्योंकि जब से अरमान की मॉम की डेथ की न्यूज साहिल जी ने सुनी थी वो पूरी तरह से टूट गए थे। उनकी ऐसी हालत देख अरमान के दादाजी उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी पूनम से करवा दी थी, जो कि साहिल जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो आज तक पूनम जी को अपनी पत्नी नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने घर में सबसे डायरी बना ली अरमान से भी, जिस कारण अरमान भी उनसे दूर हो गया था। लेकिन आज जब अरमान रूही से शादी करके आया था तब उन्हें अरमान के आंखों में वही प्यार और जुनून दिख रहा जो उनकी आंखों में हुआ करता था, इसलिए वो आज अरमान के साथ थे। उनकी बात को सुन अरमान के दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो सानिया की तरफ देखते जो कि अभी भी अपनी आंखों से मगमच के आंसू को बहा रही थी। उसके बगल में पूनम जी खड़ी उसको सहारा दे रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, देखो इस बच्ची को कितना रो रही है, आज इसके साथ कितना बुरा हुआ है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अरमान को इस लड़की को तलाक देने होंगे। उनकी बात सुन साहिल जी व्यंग्य तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, यू नो व्हाट डैड, आपको ना हमेशा ही अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी मायने डालती है, क्यों है ना? मतलब इस लड़की सानिया ने मेरे बेटे से पिछले 5 साल प्यार किया तो उसका प्यार प्यार है, लेकिन मेरा बेटा तो कि रूही से पिछले 15 साल से प्यार किया है, वो गलत है क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? उनकी बात सुन पूरी मालिक परिवार हैरान हो गया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आराम किसी से बचपन से प्यार करते आ रहा है और यही रीजन था कि आराम ने कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। अरमान की भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पापा को इस बारे में पता होगा। अब उनकी बात सुन सब लोग चुप थे। वही रूही ने आगे आते अरमान के दादाजी से कहा, दादाजी मैं जानती हूँ कि आपने अरमान की शादी पहले ही इस लड़की से तय कर दी थी, लेकिन क्या कभी भी अरमान ने इस शादी के लिए हाँ कहा था क्या?
क्या उसने कभी भी सानिया के साथ अच्छा बिहेव किया था? क्या आपने कभी अरमान को सानिया के साथ देखा है क्या? क्या आपको लगता है कि अगर अरमान की शादी सानिया से होगी तो वो कभी खुश रह पाएगा का? इन सभी सवालों का जवाब नहीं है दादाजी, वो कभी खुश नहीं रहता। इनफैक्ट क्या पता आगे चलकर वो आप लोगों से भी रिश्ता खत्म कर देता, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीना चाहिए। उसको आप जिंदगी में किसको लाना है किसको नहीं, इसका फैसला अरमान आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। शादी और प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता, क्योंकि इस दोनों जिंदगी जुड़ी होती है। वो अब आगे कुछ नहीं बोलती है। अरमान भी एक सबकी तरफ देखता है, फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, मैं रूही को तलाक नहीं दूंगा। जिसको जो करना है वो कर सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूं मेरी अपनी पहना है जिसे मैंने अपने दम पे बनाई है। ये सब कुछ मुझे मेरी काबिलियत और मेहनत से मिली है। इतना बोल अरमान रूही का हाथ पकड़ उसको अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाने लगता है। अब आगे आर्यन के केबिन में मुस्कान उस फाइल को चेक कर रही थी। वही आर्यन अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा और चुप चुप के मुस्कान को भी देख रहा। तभी आर्यन के केबिन का डोर अचानक खुला और ईशान फाइल लेकर आते हुए बोला, इस फाइल पे साइन। बोलते बोलते वो रुक गया, क्योंकि इसके नजर सोफे बैठी मुस्कान पे चली गई। ईशान मुस्कान की तरफ देख अपने होठों पे हल्की स्माइल के साथ बोला, अरे मुस्कान तुम ये पे कैसे? उसकी बात सुन मुस्कान ने ईशान को ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने आज से आर्यन सर के पर्सनल असिस्टेंट का जॉब ज्वाइन किया है। मुस्कान ने ये बात जितने नॉर्मल वे में बोला था उसके बड़ा झटका ईशान को लगा था। जो एक नजर आर्यन के देखता है फिर मुस्कान को देखते हुए उसे कुछ बोलता उसे पहले ही आर्यन मुस्कान की तरफ देख बोला, मिस मुस्कान हमारे लिए काफी लेकर आए, उसके बाद मेरी मीटिंग को तैयारी करो। आर्यन की बात मुस्कान जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हाइट हुए बोली, जी बॉस। उसके बाद वो केबिन से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही ईशान आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, भाई ये मुस्कान क्या बोल रही थी? वो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन कैसे आपका पर्सनल असिस्टेंट तो दीपक है ना, वो भी उसने परमानेंट तो फिर? इस ईशान बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि दीपक उनकी कंपनी में तब से काम कर रहा जब से उसके भाई ने इस कंपनी को खोला था। आर्यन अभी कुंभ बोलता उससे पहले ही ईशान बोला, भाई आप ऐसे कैसे उसको कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं? माना कि उससे गलती हो जाती है, वो कुछ भी बोल देता है, लेकिन भाई उसका काम हमेशा ही परफेक्ट होता है। और तो और मिस मुस्कान तो अभी खुद कॉलेज में है, ऊपर से प्रिंसेस की भी पर्सनल असिस्टेंट है, और आपने उसे अपनी असिस्टेंट भी बना लिया है। वो कितनी नाजुक है बेचारी, कैसे इतने सारे काम को हैंडल कर पाएगी? आप खुद ही सोचो उसके ऊपर कितना वर्कलोड हो गया होगा। ईशान भी कुछ बोलता उसे पहले ही एक बैंग की आवाज उसको सुनाई दिया। वो अपनी नजरें सामने की तरफ करता है जहां पे आर्यन उसको ही घूर के देख रहा था। आर्यन अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, अगर अब तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे दीपक को मैं अफ्रीका के वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए भेज दूंगा, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम वहां से 1 साल से पहले ना आ पाओ, साथ ही तुम्हें 1 दिन का हॉलीडे भी नहीं मिलेगा। आर्यन की ऐसी बात सुन और उसके गुस्से को देखते हुए ईशान जल्दी से अपने हाथ में लिए फाइल के उसके टेबल पे रखे हुए बोला, इस पे साइन कर देना। इतना बोल वो वहां से ऐसे भागा कि जैसे अगर 1 मिनट भी रुकता तो आर्यन अभी ही उसकी अफ्रीका की टिकट कटवा देता। उसने एक बार भी पीछे पलट के देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसके केबिन से निकलते ही मुस्कान अंदर आ गई। उसने ईशान को केबिन से भागते हुए देख लिया था। मुस्कान केबिन का डोर नॉक करती है। आर्यन बिना सर को ऊपर किया हुए बोला, ईशान लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। बोलते बोलते वो अपना सर ऊपर करता है जहां पे मुस्कान ग्लास दूर से उसको अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो किसी इंसान को न देख अजीब प्राणी हो। उसको खुद को ऐसे देखता देख आर्यन आप आंखों को बंद कर लेता है। उसके दिमाग में बस एक बात आती है, सारे के सारे नमूने उसके ही जिंदगी में नाच रहे हैं। वो अपनी आंखों को खोलता है और फिर मुस्कान की तरफ देखते हुए अपने हाथ की 2 उंगली से उसे अंदर आने का इशारा करता है। मुस्कान अपने हाथों में ट्रे लिए अंदर आती है जिसमें 2 कप कॉफी रखी हुई थी। वो उस ट्रे को आर्यन के डेस्क पे रख देती है। आर्यन उसमें से एक कॉफी का कप मुस्कान की तरफ देते हुए बोला, तुम भी सुबह से काम करते हुए थक गई होगी, ये लोग थोड़ा खुद को रिफ्रेश कर लो, इस बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। फिर अपने मन में कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली काफी डेट ऐसी होगी। मुस्कान भी बिना कुछ बोले आर्यन के सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है, क्योंकि आर्यन की बात भी सही थी। आर्यन मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे रिज्यूम को पढ़ा था जहां से मुझे पता चला कि तुमने इससे पहले एरो कंपनी में काम किया है, जो एक फैशन डिजाइन हाउस है, लेकिन उनका बिजनेस अलग सेक्टर में भी फैला है हुए और इंडिया के टॉप 3 में आने वाली कंपनी भी। फिर तुमने वहां पे काम क्यों छोड़ा है?
मैंने तो ये भी सुना है किस कंपनी के सीईओ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। दूसरी तरफ अरमान रूही को अपने कमरे में लेकर आता है। उसके बाद बिना कुछ बोले वो वॉशरूम में चला जाता है। रूही भी अरमान को समझ रही कि अरमान आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इसलिए रूही अरमान से कुछ नहीं बोलती है और सीधा बालकनी में बने झूले पे बैठ जाती है। वही वॉशरूम में अरमान अपने दोनों हाथ वॉल से टिकाए अपनी आंखों को बंद कर खड़ा था। तभी उसकी आंखों के सामने उसके पिछले जन्म की कुछ याद आती है। वो जब अपने पिछले जन्म में रूही का अपने साथ लेकर घर आया था तभी भी उसके दादाजी को बहुत गुस्सा। उस वक्त सानिया किसी वजह से इंडिया से बाहर गई थी, इसलिए इसे उसे वक्त इसके बारे में पता नहीं चला था। लेकिन फिर उसके दादाजी ने उस वक्त भी अरमान को रूही से डाइवोर्स लेने के लिए बोले थे, लेकिन अरमान इस बात के माना कर देता है और उन्हें ये धमकी देता है कि अगर वो रूही को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो इस घर को और इस फैमिली बिजनेस को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। घर में सब ये बात पता थी कि अरमान अपनी बात पे हमेशा ही टिका हुआ रहता है, अगर वो बोल रहा तो वो सच में चला जाएगा, जिस कारण दादाजी उसकी बात मान जाते हैं। उसके पापा उस वक्त ये पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जब ये बात उसके पापा को मालूम पड़ा तो भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उन्हें अरमान की लाइफ से कोई मतलब ना हो। अरमान अपनी सोच से बाहर आता है और फिर खुद से बोला, आखिर क्यों ये इंसान जिसे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, जिसने मुझे कभी प्यार से बेटा नहीं बोला, हमेशा ही मुझे दूरी बनाए रखा, आज वही इंसान मेरे लिए खड़ा था। क्या टाइम बदल रहा है, सब कुछ उसके पास्ट लाइफ से अलग हो रहा है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे एक आदमी एक रूम में बैठा था, उसके आसपास बहुत सारी चीज बिखरी हुई थी। वो इंसान गुस्से से एक सामने को और देख रहा था। वो जल्दी से चलते हुए सामने की जाता है जहां पे इस वक्त एक औरत खड़ी थी। वो इंसान उस औरत की तरफ जाते हुए उसके गले को पकड़ उसे दीवार से लगा देता है और उसकी गर्दन पे पकड़ बनाते हुए बोला था कि चाहे जो हो जाते रूही की शादी उस अरमान से नहीं होनी चाहिए। फिर कैसे तुमने ये होने दिया? जवाब दो, बोला था ना मैं कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पे वो औरत बोली, मुझे नहीं पता था कि रूही ने शादी कर ली है, मुझे भी आज सुबह ही पता चली है। मुझे इस बारे में जरा भी खबर होती तो मैं कुछ भी करके इस शादी को रुकवा देती, लेकिन उन लोग ने कभी पता लगने भी नहीं। मेरे आदमी जिन्हें मैं रूही पे नजर रखने के लिए बोला था उनका भी कोई खबर नहीं मिल रही है। वो औरत बहुत ही घुटी घुटी आवाज में मुश्किल से बोल रही थी। उसकी बात सुन आदमी गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता अब तुम क्या करोगी और क्या नहीं। मैं तुम्हें जिस काम से उस घर में भेजा है वो काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है सुनीता। ये औरत कोई और नहीं सुनीता जी थी। वो उस आदमी की तरफ देखे हुए बोली, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला, कहाँ है वो? सुनीता जी का सवाल सुनते ही वो आदमी बोला, अभी मेरे आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं, जैसे ही उसका पता चलेगा उसको मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, अब जाओ ये से।